हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का नीट का हम सफर जगजोत सर हर बार की तरह आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं लेक्चर नंबर 4 यकीन 5.0 में लेके, जहां इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पे हम धड़ाधड़ डिस्कशन करते ही जा रहे हैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस और नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखते जा रहे हैं। ये सारे ही कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो हमारे नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी रेलिवेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ शॉर्टकट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां मुझे लगता है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं उसी सेगमेंट पे ज्यादा कराता हूं। यहां पे इस चैप्टर में आप लोगों का डीपीपी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है इस चैप्टर की, अगर आप क्वेश्चंस करने बैठोगे तो इसका क्वेश्चन बैंक इतना वास्ट है, खत्म ही नहीं होता। मैंने डीपीपी के क्वेश्चंस भी थोड़े अलग कैटेगरी के रखे हैं, तो अगर आप डीपीपी के क्वेश्चंस करते हैं और आपसे सारे सॉल्व नहीं होते हैं तो आप उसके सॉल्यूशन को गो थ्रू जरूर करें। हाईली रिकमेंडेड है। इससे पहले चैप्टर्स में आप देखते थे डीपीपी इतनी मुश्किल नहीं आती थी डीपीपी में, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते थे। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के भी दे सकता है। इसलिए मैं कहूंगा, रिकमेंड करूंगा, अगर आप डीपीपी सॉल्व करें उसके सॉल्यूशंस जरूर देखें, एक बार चेक करें। अगर आपका सही आंसर आ भी जाता है तो एक बार वेरीफाई कर लें कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं है। ठीक है। और आज हम आगे बढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आज हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट अनोखे टॉपिक और लेके आए हैं। चार्ज पेंडुलम का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, उसमें क्या टाइम पीरियड हो जाएगा अगर वो चार्ज कर दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, इसका इंतजार होगा आप लोगों को, बिल्कुल ये पढ़ेंगे। और हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है, और अगर समय बचा तो मैं ट्राई करूंगा कि आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिस्कस कर लूं। ठीक है, शुरू करूं भाई, मैं तो वेट नहीं कर सकता। इतना क्रूशल टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। मैं तो स्टार्ट कर रहा हूं, इस टॉपिक को जल्दी से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। पहले कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप हमने लास्ट क्लास में जो किया था मैं वो जरूर देना चाहूंगा। ये थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मैंने आपको बताया भी था, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। कहाँ है इसकी डायरेक्शन, ऊपर की तरफ है सर। कहाँ है, ऊपर की तरफ। और इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आगे किसी इनिशियल वेलोसिटी u देके छोड़ दिया जाए। स्पीड आपने दी एक्स डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड दी वाई डायरेक्शन में। यहाँ पे एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी 90 डिग्री पे है, यानी कि यहाँ पाथ पैराबोला होगा, जैसे कि प्रोजेक्टाइल में होता है, बिल्कुल वैसा नजर आएगा। मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हैं, ये इधर की तरफ एंटर करेगी और ऐसे 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 ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है ना, ऊपर की तरफ निकल जाएगी, हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप x डिस्टेंस देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, y डिस्टेंस देख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिखाया था, अगर आप x डिस्टेंस चल रहे हैं और y डिस्टेंस चल रहे हैं y डायरेक्शन में, तो हम टाइम को लिख सकते हैं x बाई यू, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, नो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, और सिर्फ y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। और हमने देखा था ये हो गया क्यू ई फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, क्योंकि फोर्स उस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव चार्ज लिया है। यही अगर नेगेटिव चार्ज होता वो नीचे की तरफ जाता, क्योंकि उस पर फोर्स डाउनवर्ड लगता। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ऊपर गया, नेगेटिव चार्ज होता तो वो नीचे की तरफ चला जाता। ठीक है, यहां पे हम लोग y इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, एक्चुअली ये इक्वेशन से आया है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमने देखा है अलोंग y डायरेक्शन। तो s की जगह डाल दिया y, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कोई है नहीं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन में थी, है ना। u मेरा ux है, यही मेरा vx है, यानी कि y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो हाफ ए टी स्क्वायर, a की जगह क्यू ई बाई एम डाल देंगे हम, t की जगह हम x बाई यू डाल देंगे तो हमें यहां से आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, हाफ ए टी स्क्वायर में हम इसको डाल सकते हैं। ये एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम होगा, यहाँ आई थिंक थोड़ा सा एरर है लिखने में, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम होगा, ये मेरा एक्सेलरेशन होगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें आप सब्सिट्यूट कर देंगे तो ये हमें y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये प्रोजेक्टाइल है, दिस इज द प्रोजेक्टाइल, ये हमने प्रोजेक्टाइल पाथ कंसीडर कर लिया। ओके, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी u ही रहेगी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी आप लिख सकते हो ए टी को दिखा है मैंने, ए स्क्वायर टी स्क्वायर।
और कभी आपसे पूछ ले, मान लो वो आपसे बोले आप एक्स डायरेक्शन में यहां तक चले, वाई डायरेक्शन में यहाँ, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अगर समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, मान लो आपसे ये बोल सकता है कि ये पार्टिकल किस एंगल से बाहर निकल रहा है, ऐसे बोल सकता है, आपने इस पार्टिकल को ऐसे डाला और ये किसी एंगल से निकल रहा है ना, इस तरीके से आपसे ये एंगल पूछ सकता है। तो इस एंगल को निकालने का तरीका सिंपल है, आप यहां से ये देख सकते हो, ये वी वाई है ना, और ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी वी एक्स है, तो आप वी वाई बाई वी एक्स कर दोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। यानी कि अगर आप ये एंगल निकालना चाहते हैं किस एंगल से बाहर निकल रहा है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स कर सकते हैं। वी वाई कैसे निकाल सकते हैं, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, है ना, और ए वाई हमें पता है, वी वाई कितना हो जाएगा, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, हम यहां से इसको ले सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप इसको इजीली कर सकते हो। हाँ, एनसीईआरटी में भी इससे रिलेटेड एक दो सवाल है, कुछ क्वेश्चंस मैं आज कराता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आज मैं और डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। ये तब हुआ है, ये क्वेश्चन तब डिस्कस करे जाएंगे जब उसकी डायरेक्शन, पार्टिकल की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन के या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ये तब है। अगर पैरेलल हो तो भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो तो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस फॉर अ पार्टिकल विथ सेम चार्ज हैविंग डिफरेंट मासेस। यानी कि वो कह रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, ओके, और यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया जिनका चार्ज सेम है। तो यहाँ पे मैंने पहला चार्ज पार्टिकल ले लिया, इसका चार्ज भी क्यू है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल ले लिया, इसका चार्ज भी क्यू है, बट इस वाले का मास मेरा m1 है, दूसरे का मास मेरा m2 है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी मैंने जीरो ले ली, u1 और u2 दोनों मैंने क्या ले ली, जीरो ले ली। तो कितना टाइम लगेगा इसको ये डिस्टेंस कवर करने में, अगर हम ध्यान से देखें कितना टाइम लगेगा, आप आराम से देख सकते हैं। किस इक्वेशन से देख सकते हैं, यहाँ हमें पता है दोनों पे जो एक्सेलरेशन होगा वो अलग होगा। a1 कितना होगा आप देख सकते हो, वो क्यू ई डिवाइडेड बाई m1 होगा, और a2 कितना होगा, वो होगा क्यू ई, ठीक है ना, अगर हम a2 की बात करें वो होगा क्यू ई डिवाइडेड बाई m2। दोनों का एक्सेलरेशन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे दोनों का ही एक्सेलरेशन अलग है। a1 होगा हमारा फोर्स डिवाइडेड बाय मास 1, दूसरे वाले का मास 2। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों के लिए सेम डिस्टेंस है, दोनों को सेम ही डिस्टेंस कवर करना है ना, और दोनों का u सेम है, दोनों का u इनिशियल 0 है, तो यानी कि हाफ a1 t1 स्क्वायर इज सेम एज हाफ a2 t2 स्क्वायर, दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना है ना, तो दोनों के लिए x को इक्वेट कर दिया, u तो 0 है, हाफ से हाफ भी कट गया यहाँ पे। a1 की जगह पहले वाले के लिए क्या आ जाएगा, QE डिवाइडेड बाई m1 t1 स्क्वायर, और यहाँ से आ गया QE, और यहाँ से आ गया t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2, QE भी कट गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं t1 बाई t2 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा m1 डिवाइडेड बाई m2, यानी कि t1 बाई t2 टाइम का रेशियो आ जाएगा अंडर रूट m1 बाई m2। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में कि टाइम का रेशियो क्या होगा, तो वो होगा अंडर रूट ऑफ m1 बाई m2। इसको क्वेश्चन की फॉर्म में भी दे सकता है एग्जाम में, अलग अलग पार्टिकल, बट देख सकते हैं यहाँ दोनों का चार्ज सेम लिया है, बस मैंने अलग क्या लिया है, दोनों का मास। तो जिसका मास ज्यादा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, जिसका मास कम उसको टाइम कम लगेगा। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम है, जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसको टाइम कम लगेगा, जिसका एक्सेलरेशन कम उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो जिसका मास ज्यादा है उसको टाइम ज्यादा, जिसका मास कम है उसको टाइम कम, अगर दोनों का चार्ज सेम है। यहाँ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मैंने आपको दिखा दी, और मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, यहां से मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यू डायरेक्शन में। तो आप सोचो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या होना चाहिए इस केस में, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अ सर्कल, क्या ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं, सर्कुलर पाथ नहीं हो सकता। कैसे सर्कुलर पाथ होगा, एक्चुअली क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन ये आगे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पहुंच गया, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी तो आगे है, बट इस पे जो फोर्स लगेगा वो पीछे लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पीछे लगेगा, यानी कि वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे, यानी कि ये रिटार्डेशन करेगा, इसकी स्पीड घटेगी। तो पहला पार्ट तो गलत है। दूसरे पार्ट में कह रहा था पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी द पैराबोला, नहीं, पैराबोला पाथ कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलरली आता, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आता तो पैराबोला पाथ होता है ना, बट यहाँ पे पैराबोला पाथ नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से आता, सोचो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से आता है इस तरीके से,
ठीक है ना, नीचे से आता तो इसका पाथ ऐसे होता, पैराबोलिक, लेफ्ट साइड चला जाता, ठीक है ना, बट ये भी नहीं होगा। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, ये सही है क्योंकि ये रिटार्डेशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन राइट साइड जा रहा है पर इस पे फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है तो ये आगे जाके रुक भी सकता है, तो यानी कि इसकी जो स्पीड है वो घटेगी। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ये गलत हो गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। अंडर द एक्शन ऑफ अ गिवन कोलंबिक फोर्स द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, okay, 2.5 into 10 की power 22 meter per second. Then the magnitude of acceleration of a proton under the action of same force. So भाई सीधी सी बात है, acceleration होता है force divided by mass, यही होता है ना। तो अगर वो बोल रहा है दोनों पे सेम, दोनों पे क्या लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो अगर हम यहाँ बात करें, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन, यानी कि मैं एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकता हूँ, इनवर्स रिलेशन है ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकता हूं, ठीक है ना। सिंपली क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। और अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है ना, अब तो जस्ट सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है, 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 22, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये रिमेंबर, ये पहले लेक्चर में बताया था, मास याद है, पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। मास ऑफ प्रोटॉन बताओ जरा, चेक करो, आपको याद है मास ऑफ प्रोटॉन या भूल गए, भूल गए ना, याद है, अरे वाह, याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप यहाँ डेसिमल से डेसिमल हटा सकते हो, ये 5 से कैंसिल कर दो, ये 5 5 सा, ये अराउंड 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, ये 3 अप्रॉक्सीमेटली ये 3.2 के आसपास आ जाएगा, है ना। और अब आप डिवाइड कर दो इसको, तो यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये 3 है, अप्रॉक्सीमेटली ये 3 ले लो तो ये 15 आ जाएगा। तो 15 और 10 की पावर देख लो, देखो सभी की पावर अलग है, मुझे लगता है इसके इस वैल्यू को भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप पावर कैलकुलेट कर लोगे आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ 10 की पावर 22 है, यहाँ 10 की पावर कितना है, -27। तो पहले तो आप ऊपर देख लो, ये हो गया 5 इंटू 3, है ना, ये 15 हो गया, इंटू ये कितना हो गया 10 की पावर 22 -31 कितना हो गया, -8, है ना। और आप देख सकते हो, मैं यहाँ ऊपर करके दिखा देता हूँ, 22 और -31 है, और नीचे से ऊपर +27 जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लो, यहां से कितना आ जाएगा, पहले 27, आप ऐसे कर लो, 27 + 22 कितना हो जाता है, 49, -31 कर लोगे तो 18 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 10 की पावर 18 हो जाएगा, आप 15 इंटू 10 की पावर 18 लिख सकते हो इसको, और अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 की पावर 19 ये हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन, ये वाला आंसर देख लो, बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है, ठीक है ना, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो जस्ट यहां पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सरल इजी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल काइनेमेटिक्स जैसे सवाल है ना, काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अच्छा खासा जुगलबंदी दिया है यहाँ पे, इन्होंने दोनों को एकदम जुगलबंदी करके दिया है सवाल। ऐसे सवाल बहुत फेवरेबल होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के लिए, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें। आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से देख लो। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ प्लेट, यहाँ पे आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया बिल्कुल प्लेट के बॉटम पे, ठीक है। और आप लोगों से बोल रहा है शोन इन द फिगर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्वेश्चन में दी गई है 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रीचेस प्लेट बी विल नियरली इक्वल टू, तो वो बोल रहा है जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर तक पहुंच जाएगा कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, y लिख दो इसको, कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, अप्रोक्सीमेटली इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, है ना, वहां पहुंच जाएगा, तो फिर क्या स्पीड होगी, सॉरी यहां पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड बढ़ेगी। आप समझ सकते हो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है पर इस पे फोर्स ऊपर लगेगा, इस पे फोर्स ऊपर लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा ई डिवाइडेड बाई एम, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मास, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ये y डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन कितना है इसका ई डिवाइडेड बाई एम है, और डिस्प्लेसमेंट इसका y है, हम अब इसकी वैल्यू डाल देंगे अंडर रूट में, v is equals to under root of 2 times चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना, सही है ना। इसके साथ
हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को पता है 10 की पावर यहाँ पे +4 है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 × 10 की पावर -2 मीटर भी है हम लोगों को यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया गया था। डिवाइडेड बाय मास की बात करें तो 9.1 × 10 की पावर -31 kg ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान बनाना है, हमेशा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेके आराम से इसको करना चाहिए। देखो यहाँ 2 2 दिख रहे हैं कि ये 2 दिख रहा है कि ये 2 दिख रहा है। मैं आपको येलो कलर से दिखाता हूँ, आपको 2 2 दिख रहे हैं ना, एक ये वाला 2 दिख रहा है, एक ये वाला 2 दिख रहा है, तो 2 × 2 4 होगा, वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2, है ना। वैसे ये 9.1 है, इसको 9 ले लो अप्रोक्सीमेटली, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, है ना, 9 का अंडर रूट 3 बाहर आ जाएगा। या 1.6 × 10 की पावर -19 है ना, आप इसको 1.6 की जगह 16 × 10 की पावर -20 लिख सकते हो। यानी कि आप एक बार इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख दो, 16 × 10 की पावर -20, है ना। और क्या बचा है यहाँ, 10 की पावर -4 -2 यानी कि +2, और डिवाइडेड बाय नीचे बचा है 10 की पावर -31। ठीक है ना, 1.6 × 10 की पावर -19 था, मैंने डेसिमल हटाया तो 10 की पावर -20 हो गया। अब 16 को भी बाहर ले जा सकते हो, तो 2 × 4, 16 का अंडर रूट 4 हुआ, डिवाइडेड बाय 3। और अब आप देखो अंडर रूट में आपके पास क्या बचा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे नीचे 31 है और ऊपर 18 है, यानी कि 10 की पावर 13 बचा है। आप 10 की पावर 13 को 10 की पावर 12 × 10 की पावर 1 लिख दो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं इसका अंडर रूट ले सकता हूँ, 10 की पावर 12 का तो 10 की पावर 6 आ जाएगा ना, यानी कि आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3 × 10 की पावर 6 और अंडर रूट ऑफ 10। अंडर रूट ऑफ 10 कितना होगा, 3 से थोड़ा सा ही तो बड़ा होगा, अप्रोक्सीमेटली 3 मान लो इजी करने के लिए, तो आप इसको काट दो भाई। अंडर रूट ऑफ 10 की भी अगर आप बात करोगे अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास, 3.1 3.2 के आसपास होगा, तो काट दो ना, अप्रोक्सीमेटली तो कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा आपका 8 × 10 की पावर 6, यानी कि 0.8 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑप्शन के बहुत क्लोज है। क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन लिया इसलिए 0.85 की जगह 0.8 आ गया मेरा, तो ये आंसर सबसे क्लोज है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। An electron of mass me initially at rest moves through a certain distance in a uniform electric field in time t1. A proton of mass mp also initially at rest takes time t2 to move through equal distance in this uniform electric field. Neglect the effect of gravity the ratio. ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे किया था। क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं है? क्योंकि सेम क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में भी अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी एक प्रोटॉन था, तो आपने देखा था इनका एक्सेलरेशन का रेशियो ऐसे है। अच्छा, ऐसा ही एक आइडेंटिकल क्वेश्चन टाइम वाला भी किया था, मैं आपको टाइम वाला दिखा देता हूँ। ये हमने टाइम वाले में भी एक चीज पढ़ी थी, मैंने बोला था अगर दोनों चार्जेस सेम हो, बस मासेस अलग हो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में यही चीज तो है, दोनों के चार्जेस तो सेम है, दोनों का मास तो अलग है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज सेम है, मास अलग है। चार्जेस अगर हम ध्यान से देखें, बस एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, मैं जानता हूँ एक इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए वो नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, बट दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। ठीक है ना, दोनों सेम, दोनों का सेम चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जस्ट उनका जो मास है वो अलग है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ना, टाइम का रेशियो हमने ऑलरेडी निकाला था, T1/T2 को √m1/m2 हम लिख सकते हैं अगर वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी कैटेगरी का नहीं हुआ। यहाँ पे आपको T2/T1 निकालना है, तो T2/T1 होगा मेरा √m2/m1, सीधी सी बात है ना। यहाँ पे m2 का मतलब क्या है, यहाँ पे हम पहला वाला पार्टिकल किसको कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम पहले वाले पार्टिकल की बात करें, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं, है ना। एन इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड, इट टेक्स टाइम t1, है ना, और उसके बाद प्रोटॉन टाइम ले रहा है t2, तो m2/m1 आ जाएगा। m2 मतलब मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल। ठीक है ना, वन स्टेप सॉल्यूशन है। टाइम का रेशियो √m का रेशियो हो जाएगा, बेसिकली आराम से कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे ये सेम कैटेगरी का क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों के चार्ज सेम है, एंड द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे मासेस अलग है। चार्ज्ड पेंडुलम, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था आज चार्ज पेंडुलम पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, इसमें एक चीज याद रखना, यहाँ पे आपका एक पेंडुलम है, जैसे आप ऐसे कंसीडर करो, ये आपका पेंडुलम है, ठीक है। ये आपको ऑसिलेट करता हुआ दिखता है ना पेंडुलम, और किस ऑसिलेशन से किस टाइम पीरियड से करता हुआ दिखता है, 2π√L/g, इसी से तो आपको ऑसिलेट करता हुआ दिखता है ना। पर यहाँ पे हमारे साथ कंडीशन क्या बदल गई, अब मैंने इस पेंडुलम को चार्ज कर दिया, मैंने इस पेंडुलम पे अगर कोई चार्ज दे दिया, पेंडुलम को क्या कर देते हैं हम यहाँ पे चार्ज कर देते हैं, इस तरीके से कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी ऐसे ई।
तो ये पेंडुलम कहीं यहाँ आ जाएगा, ये पेंडुलम कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि इस पे एक फोर्स लगेगा QE और नीचे लगेगा mg। तो आप देख सकते हो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बदल जाएगी। अब अगर ये पेंडुलम ऑसिलेट करता है ना, तो बेटा इसका ऑसिलेशन ऐसे ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में, ये ऐसे एम्पलीट्यूड लेगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकता है, ठीक है ना। इसका ऑसिलेशन बदल जाएगा क्योंकि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बदल गई। ओके, क्लियर है। अगर आप जानना चाहते हो किस एंगल तक जाएगा, तो ये एंगल थीटा आप निकाल सकते हो। तो यहां से ये एंगल टेन थीटा होगा QE डिवाइडेड बाई mg। जिससे भी आप एंगल लेते हो ना, ये वाला आप एक तरीके से इस एक्सिस से आप एंगल ले रहे हो mg वाले से, तो ऊपर QE आएगा, नीचे mg आएगा। अगर आप QE एक्सिस से एंगल लेते तो mg बाई QE आता, ठीक है ना। बट अब हमें यहाँ टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालने के लिए इसका नेट एक्सेलरेशन चाहिए, QE और mg का नेट एक्सेलरेशन। पहले आप नेट फोर्स देख लो, इसका नेट फोर्स क्या होगा, अंडर रूट QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, यही हो गया ना। इसका नेट फोर्स यही हो गया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अगर आप ए नेट देखना चाहते हो तो ए नेट में जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, मास से वो डिवाइड करना पड़ेगा, QE बाई m का स्क्वायर प्लस यहाँ से g का स्क्वायर। ये मेरा नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इट विल बी माई नेट एक्सेलरेशन। तो जो टाइम पीरियड है वो यही होता है। टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें लिखना पड़ता है 2 पाई अंडर रूट L बाय जी की जगह यहाँ पे ए नेट, नेट या फिर जी इफेक्टिव भी आप इसको बोलते हो, इसी को आप जी इफेक्टिव भी बोलते हो या ए नेट बोलते हो। यानी कि टाइम पीरियड यहाँ पे होगा वो होगा L डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका जो नेट एक्सेलरेशन है वो है QE डिवाइडेड बाय m, जो भी उसका मास है उसका स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना ये क्वेश्चन SHM और एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों से लिया गया है, दोनों से उठा के इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी जा रही है तो ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला। लेफ्ट साइड भी हो सकती थी, राइट साइड भी हो सकती थी। लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते तो मेरा ऐसे SHM होता, राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो तो मेरा SHM ऐसे हो रहा है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड दे रहे हो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड दे रहे हो और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फर्क है बस, ठीक है। यहाँ पे चार्ज पेंडुलम फील्ड अलोंग द वर्टिकल, अब फील्ड हमने अलोंग द वर्टिकल दी है, यानी कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे दी है। तो इसमें क्या होगा, जब हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो ये होगी, हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देखते हैं, इफेक्टिव एक्सेलरेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देखते हैं। ये मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि अब SHM इसी के अबाउट होगा ऐसे ऐसे। बट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप देखो नीचे फोर्स होगा, mg भी होगा और QE भी होगा, ये मेरा नेट फोर्स होगा। तो यहाँ पे जो आपका नेट एक्सेलरेशन निकालना है वो इक्विलिब्रियम पे ही निकालना होता है। ये हो जाएगा mg प्लस QE डिवाइडेड बाई m, यानी कि g प्लस QE बाई m। तो आपका नेट एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर आप टाइम पीरियड देख रहे हो तो यहाँ पे आपका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, g प्लस QE बाई m, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। ये मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ से। हाँ, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डाउनवर्ड थी, है ना, यहाँ पे आपने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउनवर्ड दिया था। ऐसा भी हो सकता है सेकंड केस में कि आप पेंडुलम वैसे ही रखो, ये पेंडुलम ऐसे ही ऑसिलेट हो रहा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल तो रख रहे हो बट ऊपर की तरफ रख दो, ठीक है ना। तो ऐसे केस में मेरा टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L बाय जी माइनस QE बाई m। बस यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्यों नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ नेट फोर्स देखूं नीचे लग रहा है mg और अब QE मेरा ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे जो मेरा नेट फोर्स है वो mg माइनस QE है, तो नेट एक्सेलरेशन g माइनस QE बाई m होगा। तो आप देख सकते हो दोनों केस में अलग टाइम पीरियड आया है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन बढ़ गया है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो घट गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इन्होंने क्या किया, यहाँ दो प्लेट्स के बीच में पेंडुलम रख दिया है। ये सेम कैटेगरी का, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। सेम कैटेगरी का है, ऊपर चार्ज दे दिया पॉजिटिव, नीचे दे दिया नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगी। मान लेते हैं कुछ E, लेंथ पेंडुलम की L है, तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, दो फॉर्मूलाज है ना ऊपर, ऑब्वियसली ये ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला कितना लगेगा। अगर हम यहाँ T नॉट बाई टी कर रहे हैं तो पहले उसने बोला है T नॉट होगा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, है ना, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, a small sphere carrying a charge q is hanging in between two parallel plate by string of length L. The time period of pendulum is T naught, ठीक है, ओके।
व्हेन द पैरेलल प्लेट्स आर चार्ज, तो पहले पैरेलल प्लेट्स पे चार्ज नहीं था तो टाइम पीरियड ये था, पहले चार्ज नहीं था पैरेलल प्लेट पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, और विद इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल जी प्लस क्यू ई बाई एम, क्योंकि नीचे की तरफ लग रही है ना ये होगा। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे टी नॉट बाई टी ना, या टी बाई टी नॉट, सॉरी टी डिवाइडेड बाई टी नॉट आपसे पूछ रहा है, तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एक्सेलरेशन के, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा टी बाई टी नॉट, तो यहाँ से आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय जी प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम, जस्ट रेशियो लेना है। तो ये कौन सा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट आ रहा है, ये थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ से गायब ही हो गया, नन ऑफ दीज था, बट ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। ओके, ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब है, हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट सीखा था, इफ यू रिमेंबर डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीधी सी बात है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे कोई मीडियम आ गया, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझा देता हूं पहले, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पता है ना, डाइलेक्ट्रिक में या फिर किसी मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक का मतलब है किसी मीडियम का आ जाना, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती थी, 1/k टाइम्स हो जाती थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाती थी, याद है ई आर, है ना। आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको कहते थे, k इज इक्वल्स टू ई आर, इसी को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते थे, इसी को हम क्या कहते थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसी का जो दूसरा नाम है इसी को हम रिलेटिव, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। याद आ गया होगा आपको, ये पढ़ाया था, ये पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मीडियम पे आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है। तो आप देख सकते हो, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर कंसीडर कर रहे हैं इस तरीके से, तो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर ली, लेट अस से ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, ये ई है, ये मेरा कोई मीडियम है ना, ये मेरा कोई मीडियम है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई कंसीडर की थी, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको अच्छे से मैं बना देता हूँ, थोड़ा देखने में आपको इजी हो जाएगा, या आराम से बना देते हैं। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, लेट अस से इस तरीके से मैंने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसीडर कर ली, ये किसी मीडियम के अंदर एंटर करते हुए दिख रही है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऑन की थी, अगर मैं ध्यान से देखूं, मान लेता हूँ ई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, राइट साइड पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, ये मैंने अपना कोई मीडियम कंसीडर किया है, ठीक है ना। अब मीडियम के बाद, मीडियम के अंदर जाने पे पता है क्या होता है, इंडक्शन हो जाता है, पोलराइजेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, नेगेटिव चार्ज को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देती है, इस मीडियम का जो नेगेटिव चार्ज है ना वो इस साइड शिफ्ट हो जाता है, ऐसे इस मीडियम पे जो नेगेटिव चार्ज है ना वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इधर हो जाएंगे, और इस मीडियम का जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो इस तरफ टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। इन चार्जेस से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको ही इंड्यूस्ड चार्जेस कहते हैं, इन्हीं को, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। ये सरफेस पे आ जाते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस होते हैं, इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ क्रिएट होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो, आई एन करके लिख रहा हूं, ठीक है ना। ई आई एन का क्या मतलब होगा, यहाँ पे ई आई एन का क्या मतलब होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड है, तो ये क्या सेम डायरेक्शन में इंड्यूस हुई है या अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुई है, ये अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुई है आपकी बाहर वाली फील्ड से। ई का मतलब हमारी कौन सी फील्ड था, जो बाहर वाली फील्ड हमने करी थी, ये हमारी एक्सटर्नल फील्ड थी, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो हमने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड दी थी, मतलब जो वैक्यूम में थी बेसिकली, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में थी, है ना, ये वैक्यूम में थी, बाहर कोई मीडियम नहीं था, ठीक है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हुई है, तो अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम हो जाएगी ना। अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इसी को मैं लेटर से ई नॉट कह देता हूँ लिखाने के लिए, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो क्या हो जाएगी, बड़ी वाली फील्ड में से, बाहर वाली फील्ड में से आप इंड्यूस फील्ड को माइनस कर दो, ठीक है ना। ये वाली फील्ड हमेशा किसके इक्वल होगी, अगर आप ध्यान से देखोगे, बाहर वाली फील्ड में से इंड्यूस फील्ड को माइनस कर दो। ऑब्वियसली जो आपकी इंड्यूस फील्ड है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू बाहर वाली फील्ड्स के इक्वल होगा। इंड्यूस फील्ड इतनी ज्यादा थोड़ा ना हो सकती है ना, इंड्यूस फील्ड हमेशा अपोजिट होगी, है ना, और इससे कम होगी, ठीक है। ये मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी सबसे बड़ी फील्ड आपकी बाहर है जोन की है, कुछ हमारी अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो गई, अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, अंदर फील्ड्स वीक हो गई,
आपने बाहर मान लो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम की फील्ड दी थी और कुछ 60 न्यूटन पर कूलम यहाँ जनरेट होगी, तो अंदर तो 40 ही बची ना, क्योंकि ये अपोजिट है, एक फील्ड राइट साइड है, एक फील्ड लेफ्ट साइड है। तो इनका अगर आप वेक्टर एडिशन करोगे, ये एक दूसरे को कैंसल आउट करने की कोशिश करेंगे, अंदर नेट फील्ड मेरी घट जाएगी, इसलिए मैंने E माइनस ई इन लिखा है। यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं, आपको चीज याद होगा, हमने पढ़ा था मीडियम के अंदर वैसे फील्ड हो कितनी जाती है, हमने पढ़ा था फील्ड इनसाइड मीडियम, हमने डिस्कस किया था ना जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, फील्ड इनसाइड मीडियम को हम क्या लिखते हैं, इफ यू रिमेंबर, किसी मीडियम के अंदर अगर हम फील्ड देखें तो हम उसको क्या बोलते थे, ई नॉट को हम बोलते थे वैक्यूम वाली फील्ड। ई मेरी फील्ड वैक्यूम की है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर या फिर ई डिवाइडेड बाय के, ठीक है ना। के का मतलब यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है भैया, कंफ्यूज मत होना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, के का मतलब यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो स्मॉल के होता था जिसको आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, ये एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहे हैं। तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ ई नॉट की जगह आप लिख सकते हो ई डिवाइडेड बाई के, दिस इज सेम एज, मैं जस्ट अब वेक्टर साइन हटा रहा हूँ, सब डायरेक्शंस तो मैंने यहाँ दिखाई दी है, ई माइनस ई इंड्यूस्ड, है ना, ई इंड्यूस्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ई इंड्यूस्ड का एक फॉर्मूला आ जाएगा, कितनी इंड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका एक फॉर्मूला आ रहा है, इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, इसको राइट साइड ले जाओ, ये आ जाएगा ई 1 माइनस 1 बाई के, ये फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हो डायरेक्ट, मैंने एक बार डिराइव कर दिया, मुझे लगा एक बार आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना। ये इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ, इन्होंने डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला लिखा है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी, जो फील्ड हमारी वैक्यूम वाली फील्ड थी, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड यानी कि जो वैक्यूम में फील्ड रखी गई थी, जो बाहर हमने फील्ड खुद दी थी, जो हमने बाहर से ऑन की थी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाई के, है ना, इंटू 1 माइनस 1 बाई के मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। अब के पता है किस पे डिपेंड करता है, के डिपेंड करता है कि कितना अच्छा मटेरियल है, अगर ये कंडक्टर है, अगर कंडक्टर है तो आप जानते हो क्या होता है, इन कंडक्टर जनरली क्या होता है, कंडक्टर में चार्जेस इजीली फ्लो कर लेते हैं, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते हो ना तो चार्जेस इजीली फ्लो करते हैं, यहाँ बहुत सारा नेगेटिव और यहाँ बहुत सारा पॉजिटिव इकट्ठा हो जाता है। इंसुलेटर है तो यहाँ थोड़ा सा ही नेगेटिव इकट्ठा होता है, यहाँ थोड़ा सा ही पॉजिटिव होता है, तो यानी कि कंडक्टर में आपका जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना नेगेटिव यहाँ उतना पॉजिटिव यहाँ, यानी कि ई इंड्यूस मैक्सिमम वैल्यू ले लेता है। ई इंड्यूस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ई के इक्वल, यानी कि अगर मेटल है, कंडक्टर है, उसके अंदर आप जितनी एक्सटर्नल फील्ड ऑन करते हो उतनी ही इंड्यूस फील्ड पीछे आ जाती है, तो नेट फील्ड अंदर जीरो हो जाती है। कंडक्टर के अंदर आप कह सकते हो कि सर इंड्यूस फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है ना कि नेट फील्ड जीरो हो जाती है। ई इंड्यूस कभी भी एक्सटर्नल फील्ड से ज्यादा तो हो नहीं सकती, पर वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है कि ये इतना अच्छा कंडक्टर के अंदर इतने इजीली चार्ज फ्लो कर लेते हैं ना बेटा, इतना इजीली चार्ज फ्लो करता है कि सारा नेगेटिव इधर आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव यहां आ जाता है, तो ई इंड्यूस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो ई को बैलेंस कर लेता है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देता है ना। तो आप ये याद रख सकते हो फॉर कंडक्टर्स, आप याद रख सकते हो फॉर कंडक्टर्स, क्लियरली आप याद रखना फॉर कंडक्टर्स ई इंड्यूस किसके बराबर हो जाता है, ई के इक्वल हो जाता है, यानी कि नेट फील्ड अंदर क्या हो जाती है, ई नेट, यानी कि ई नॉट मटेरियल के अंदर वो क्या हो जाती है, जीरो, अंदर कोई मैग्नेट अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती ही नहीं है हमें, ठीक है ना, मटेरियल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती ही नहीं है, वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये इसका के है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है। अगर आप कंडक्टर की बात करोगे फॉर अ प्योर कंडक्टर, अंदर हमारा ई इंड्यूस ई के इक्वल हो जाएगा और नेट फील्ड मेरी हो जाएगी जीरो, तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ कंडक्टर, इससे आप याद रख सकते हो नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ कंडक्टर, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल ही नहीं सकती, हमेशा जीरो होगी, क्योंकि वहां इतनी फील्ड इंड्यूस हो जाती है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां क्या हो जाती है, जीरो। और आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो कि आपको पता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, है ना, यहाँ पे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बेसिकली ई नॉट, ये ई नॉट फील्ड क्या है, जो अंदर टोटल नेट फील्ड है, ये किसके इक्वल थी, ई टाइम्स 1 माइनस 1 बाई के मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम कहते थे। कंडक्टर के केस में आप के को बोल सकते हो इनफाइनाइट, देखो अगर आप के को इनफाइनाइट बोलोगे तो 1 बाई इंफिनिटी हमें पता है जीरो होता है, तो 1 बाई के जीरो हो जाएगा, तो आपका ई नॉट ही ई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, जो कि हमने पहले भी बोला था
कि यहाँ पे जो बाहर वाली फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, वो किसके बराबर हो जाएगी, इंड्यूस फील्ड। इंड्यूस फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो एक्सटर्नल फील्ड के बराबर है मैग्नीट्यूड में, उसको कैंसल आउट कर सकती है। ये हम यहां से देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे इसका मतलब है एक कंक्लूजन हमें क्लियरली नजर आता है कि जब हम किसी, ये कंडक्टर है, ये इनिशियल स्टेज है, ये इनिशियल डायग्राम है, अभी यहाँ पे इंडक्शन हुआ नहीं है, ये इनिशियल डायग्राम है। इनिशियली जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा तो यहाँ पे मेरे डाइपोल मोमेंट्स क्या करेंगे, अपने आप को शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड, राइट साइड सारा पॉजिटिव चार्ज, जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सारा पॉजिटिव चार्ज जो होगा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज मेरा लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा, जो भी नेगेटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। और आप याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, सरफेस की हमेशा कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। डाइपोल मोमेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट, इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो केमिस्ट्री में भी यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होता है, और प्रीवियस ईयर में आप देखोगे इसके क्वेश्चंस आपको नजर भी आएंगे। तो इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। डाई का मतलब हो गया टू, डाई का मतलब दो, और पोल मतलब उसकी पोलैरिटी। तो यहाँ डुअल पोलैरिटी है, दो पोलैरिटी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को आप एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हो। डाइपोल क्या है, अ सिस्टम, बेसिकली ये क्या है, अ सिस्टम इन विच इक्वल, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखा गया है, एंड अपोजिट। इक्वल का मतलब है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, और अपोजिट का मतलब है पोलैरिटी अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को क्या करा गया है, दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, एक छोटे डिस्टेंस से दोनों को अलग करके रखा गया है। इसी को डाइपोल कहा जाता है। डाई का मतलब दो, और पोल का मतलब पोलैरिटी। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है ना, प्लस क्यू, और एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि मैंने यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज रख लिया प्लस क्यू, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख लिया माइनस क्यू, इसको आप डाइपोल कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इधर नेगेटिव चार्ज रख दो, राइट साइड पॉजिटिव रख दो, आप इसको जिसको मर्जी जैसे मर्जी रख लो, ऐसे नेगेटिव रख दो, ऐसे पॉजिटिव रख दो, इसको भी आप डाइपोल कह सकते हो, है ना। यहाँ पे भी रख के दिखा सकते हो। मान लो मैं रख दूं यहाँ 2 माइक्रोकूलम और यहाँ रख दूं -2 माइक्रोकूलम, ये एक डाइपोल हो गया, जहां दो चार्जेस एक छोटे डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, और इनको एक इमेजिनरी लाइन से जस्ट ज्वाइन कर रहा हूं। वैसे कोई लाइन होती नहीं है इनके बीच में, जस्ट दिखाने के लिए एक इमेजिनरी लाइन से मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है ना। और ये हो गया मेरा डाइपोल। अब डाइपोल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल होता है ये सिस्टम, ठीक है ना, डाइपोल कहते हैं सिस्टम को। डाइपोल मोमेंट होता है एक फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि यहां से हम एक चीज मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देख लो, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, मैं कुछ भी ले सकता हूं, ए भी लिख सकता हूं, 2a भी लिख सकता हूं, 3a भी लिख सकता हूं, जो मर्जी दूरी मान लूं। आप देखो मैं इस डिस्टेंस को 2a लिख रहा हूं, यहाँ पे चाहो तो ए भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 2a इसलिए लिखते हैं क्योंकि इन दोनों के एग्जैक्टली मिड पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से ए हो जाएगा और यहाँ से भी ए हो जाएगा, इसलिए 2a लिख देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा नोटेशन है कि 2a लिख के थोड़ा सा दिखा देते हैं। अदरवाइज आप यहाँ इस डिस्टेंस को ए भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, जो चाहे लिख सकते हो। तो 2a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम 2a कह रहे हैं, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है, डाइपोल मोमेंट को P से डिफाइन करते हैं। P इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट, P को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। और ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये होता है किसी भी एक चार्ज को उठा लो, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस से, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अगर हम ध्यान से देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा। और क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम डिफाइन करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन आप याद रखोगे, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी।
यानी कि इस केस में, इस वाले केस में अगर मैं आपसे डाइपोल मोमेंट पूछूं तो आप डाइपोल मोमेंट बोलोगे यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन, पहले तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड हो जाएगा q टाइम्स 2a, ये इसका डाइपोल मोमेंट हो गया। और डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे, आप बोलोगे इस केस में इसकी जो डायरेक्शन है वो राइट साइड है, यानी कि इसकी डायरेक्शन ये है, टूवर्ड्स राइट, क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स राइट। राइट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि राइट डायरेक्शन में लग रहा है वो, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ, अगर आपको कोई बोले ये एक्स डायरेक्शन है तो आप यहाँ आई कैप लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई बोले ये प्लस वाई डायरेक्शन है तो आप प्लस जे कैप भी लिख सकते हैं। कोई बोले ये माइनस जेड डायरेक्शन है तो माइनस के कैप लिख सकते हैं। जो ये डायरेक्शन होगी आप यहाँ उसका यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो दूसरा डाइपोल कंसीडर कर रहे हो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो मैं आपको इसके बीच का जो डिस्टेंस दे देता हूँ वो दे देता हूँ 4 मिलीमीटर। मैंने छोटा डिस्टेंस ले लिया इनके बीच में 4 मिलीमीटर। और डाइपोल मोमेंट की बात करी, मैंने बोला नीचे वाली डायरेक्शन मेरी माइनस वाई है, ऊपर वाली डायरेक्शन मेरी प्लस वाई डायरेक्शन है। तो पहले तो ये सोचो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ पे। यहाँ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे तो डाइपोल मोमेंट नीचे से ऊपर होगा, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे जब आप डाइपोल मोमेंट लिखोगे तो आप लिखोगे चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और यहाँ पे उसका यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन। तो चार्ज कितना है यहाँ पे, 2 लेंगे या -2, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, यानी कि 2 × 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रो कूलम में है। और डिस्टेंस इसके बीच में, अब इसको 2 × a मत कर देना, ये 2a ही है, डिस्टेंस को ही 2a कह रहे थे, तो 2a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 है। यानी कि 2 से दोबारा मल्टीप्लाई मत कर देना, हमारे केस में जो 2a है ये ही डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस को ही कहते हैं। तो डिस्टेंस इसके बीच में 4 mm है, यानी कि 4 × 10⁻³ और इसकी डायरेक्शन प्लस जे कैप। यानी कि आप देख सकते हो 2 × 4 हो गया 8 × 10⁻⁹। यूनिट की अगर आप बात करोगे, यूनिट नजर आ रही है, चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, डिस्टेंस की हो गई मीटर। तो आप देख सकते हो मीटर मल्टीप्लाई बाय कूलम, ये मिली कूलम नहीं है, ये मीटर कूलम है। तो आप चाहो तो ऐसे कूलम मीटर करके लिख लो, नहीं तो आप ऐसे चाहो तो कूलम मीटर करके लिख लो, इसको मिली मत समझ लेना, है ना। ये है हमारा कूलम इंटू मीटर जे कैप। ठीक है, इसकी जो है यूनिट है वो आप देख सकते हो कूलम इंटू मीटर है। आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हो, डायमेंशन भी आसान है। अगर आप डायमेंशन की बात करोगे तो डायमेंशन आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें सबसे पहले चार्ज की डायमेंशन चाहिए, यानी कि a × t, और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो l हो जाएगा, यानी कि इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी m0 l1 t1 a1। सिंपल, m0 l1 t1 a1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। दिस इज ऑल, दिस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट, दिस इज ऑल अबाउट डाइपोल मोमेंट। ऐसे आप डाइपोल मोमेंट देख सकते हो। ठीक है ना। कई बार सिस्टम थोड़ा सा अलग तरीके से भी दे देता है, आपको ऐसे बोल देता है कि यहाँ पे आपका चार्ज पड़ा है, लेटस से आपको मैं यहाँ बोल दूं यहाँ 2q चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे चार्ज पड़ा है -q, यहाँ पे चार्ज पड़ा है मेरा -q, ठीक है ना। अब आपको सिस्टम का इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट पूछ सकता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। मान लो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपको दे दी a, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी भी आपको दे दी a, ठीक है ना। डिस्टेंस के बीच में 2a नहीं दिया, a दिया है। तो आप सबसे पहले सोचें डाइपोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 2q चार्ज है, यहाँ -q है, यहाँ -q है, ऐसे में आप 2q को दो हिस्सों में तोड़ लो, ये q + q लिखा जा सकता है। आप समझ लो ये 2q है ना, तो इसमें से एक q इसके साथ डाइपोल बना लेगा, यानी कि नीचे से ऊपर एक डाइपोल मोमेंट आपको यहां मिल जाएगा, ये q चार्ज है, इनमें से ये 2q को आप दो हिस्सों में तोड़ दो, 2q को आप दो हिस्सों में तोड़ दोगे तो एक q चार्ज यहां होगा, एक और एक q चार्ज यहां होगा, यानी कि ये वाला q चार्ज इसके साथ डाइपोल मोमेंट बना लेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये वाला इसके साथ डाइपोल बना लेगा, यानी कि ये भी सॉरी ये ऊपर वाले के साथ बना लेगा, ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव। तो दो डाइपोल मोमेंट आपको मिल रहे हैं, है ना, एक अपवर्ड एक लेफ्ट साइड। यानी कि आपके पास ये वाला डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, आप इसको P1 लिख सकते हो, तो P1 कितना हो जाएगा Q × A, और यहां से P2 लिख सकते हो, ये भी मेरा Q × A है, बस डायरेक्शन अलग है, एक इस डायरेक्शन में है ना, और एक कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में। ये मेरा P है, ये भी P है, P1 P2 दोनों ही बराबर है ना। मैं P1 और P2 देखूं ध्यान से, दोनों ही बराबर हैं, वो Q × A है। यानी कि इसका इफेक्टिव कहां आएगा, दो वेक्टर्स जो 90 डिग्री एंगल पे, सोचो दो वेक्टर्स जो 90 डिग्री एंगल्स पे, इसका रिजल्टेंट बिल्कुल बीट मिड में आएगा। यहाँ पे आपको नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा, ऑब्वियसली P नेट कितना होगा P √2, क्योंकि दोनों सेम है ना, क्योंकि ये दोनों सेम है।
इस तरीके से आप इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, इजी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं होता। आप आराम से देख सकते हैं, इस तरीके से आप डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा जाए, आप डाइपोल मोमेंट सिस्टम का कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। यहां पे सिस्टम का इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, ठीक है। अब इससे एग्जाम में और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे कि वर्ड लैंग्वेज में इस तरीके से आपसे कोई सवाल बना के पूछ ले, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम each placed at a distance of 5 mm. What is the magnitude of dipole moment? सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। P हमारा Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम हो जाएगा, इसके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो ले लेंगे। 2a है तो 2a की वैल्यू डाल देंगे, d डिस्टेंस मैंने मान लिया, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। यहाँ पे चार्ज कितना है मेरे पास, 8 माइक्रोकूलम, 8 इंटू 10 की पावर -6, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, 5 mm है, तो 5 mm को यहाँ लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये आप सब्स्टिट्यूट करोगे, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40, इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा 10 की पावर -9। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -8 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहां से कूलम इंटू मीटर इसकी यूनिट है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है बिल्कुल सही, आराम से कर सकते हैं। केमिस्ट्री में आप सोचो डाइपोल को कहां सुनते हो, केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट कहां सुनाई देता है, जब आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे HCl हो गया, NaCl हो गया, उन पे चार्ज आ जाता है ना। जैसे आप NaCl की बात करते हो, Na पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है, तो ये डाइपोल मोमेंट बनाता है ऐसे। ठीक है ना, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ उतना यहाँ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इनकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है। तो केमिस्ट्री में यहाँ डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करते हैं, केमिस्ट्री से ही उठाया गया इस कॉन्सेप्ट को भी एक तरीके से, यहाँ भी डाइपोल मोमेंट वहीं बनते हैं। हाँ, पर हम लोगों को ज्यादा केमिस्ट्री में जाना नहीं है, हम इस तरीके से देख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया जाए हम ऐसे डाइपोल मोमेंट देख सकते हैं, है ना। मान लो इस पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, तो बेसिकली इस पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे पॉजिटिव आ गया, और इनके बीच का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ हो गई, तो आप यहाँ से डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू बॉन्ड लेंथ, आराम से आ जाएगा, है ना। बेसिकली अगर आपको यहाँ डाइपोल मोमेंट निकालना है, ये एग्जांपल है, जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चार्ज जो भी हमारा होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और बॉन्ड लेंथ, इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। इजिली कर सकते हैं हम इसे। डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर आपको डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया तो उसकी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। देखो, अगर आपका CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन होता तो मैं कहता इसकी डेरिवेशन करो, बट अगर CBSE एग्जामिनेशन नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है, तो डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। फाइनल रिजल्ट, उसका फाइनल कंक्लूजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, मैं आपको यहाँ पे एक चार्ज दे दूं, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि मान लेते हैं +Q, और यहाँ पे एक चार्ज दे दूं -Q, दोनों को मैं किसी डिस्टेंस पे रख देता हूं। ठीक है ना, उल्टा ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा करना, यहाँ -Q लिख देते हैं, यहाँ +Q लिख देते हैं, दोनों चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस ले लेते हैं। ऑब्वियसली डिस्टेंस मैं कितना लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे 2a। ठीक है ना, डेरिवेशन के टाइम पे भी हम 2a लेते हैं। ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालनी है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि डाइपोल से इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। अब डाइपोल से जब दूरी नापेंगे तो डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज से नापे या नेगेटिव चार्ज से नापे, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है। इसलिए जब भी आपको सवाल में बोला जाए डाइपोल से इतने डिस्टेंस पे फील्ड निकाले, तो वो डिस्टेंस डाइपोल के ना तो पॉजिटिव चार्ज से नापा जाता है ना नेगेटिव से, वो डाइपोल के मिड पॉइंट से नापा जाता है। यानी कि अगर मैं बोलूं डाइपोल से 1 सेंटीमीटर दूर फील्ड निकालो, तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस डाइपोल के मिड पॉइंट से होगा। अब मैं बोलूं डाइपोल से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो वो डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से लिया जाएगा। यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, मतलब कि क्वेश्चन ये है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या निकालना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ r। ठीक है ना, कितने डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस r। ठीक है ना, ऑन एक्सियल पोजीशन। ठीक है ना, ऑन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल का पोजीशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो डाइपोल है ना, इसकी एक्सिस किसको कहते हैं, जहां पे दोनों चार्जेस रखे हैं, यहां से जो स्ट्रेट लाइन पास ऑन कर रही है ये वाली, इसको डाइपोल की एक्सिस कहते हैं। दिस इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज डिफाइंड एज एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसी को हम डाइपोल का एक्सिस बुलाया करते हैं। तो हमें एक्सिस पे कहीं निकालना है, यानी कि
हमें या तो इधर बताना है या इधर, कहीं भी बता सकता हूं, इधर या इधर कहीं भी, बीच में नहीं, डायपोल के बीच में मत बताना, डायपोल के राइट साइड या डायपोल के लेफ्ट साइड, यहाँ एक्सिस पे हमें निकालनी है। यानी कि मैं मान लेता हूं मैं यहाँ कहीं निकाल रहा हूं, मैं किसी पॉइंट पे निकाल रहा हूं, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ए, इस पॉइंट पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकाली जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाएगी डायपोल के सेंटर से। कितने डिस्टेंस पे, यहां से कितना डिस्टेंस कहा गया, आर डिस्टेंस कहा गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से जो इसकी दूरी होगी वो कितनी होगी, ये डिस्टेंस ए है ना, और ये टोटल डिस्टेंस आर है, आप इस दूरी की बात कह रहे हैं तो ये आर माइनस ए होगी। और डायपोल के नेगेटिव चार्ज से अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये आर प्लस ए होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये डिस्टेंसेस आप इजीली देख सकते हैं, ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कहां होगी, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगी वो राइट साइड होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज राइट साइड होगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से लेफ्ट साइड होगी। यानी कि अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, इस वाले चार्ज की बात करूं, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगी। और ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज से आप क्लोज हो, नेगेटिव चार्ज से आप दूर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा और नेगेटिव की कम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगी। देखो ना, ए पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, ए जो पॉइंट है वो पॉजिटिव चार्ज के करीब है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा होगी राइट साइड। नेगेटिव चार्ज से ए पॉइंट दूर है आर प्लस ए डिस्टेंस पे, तो इसकी फील्ड यहाँ पे कम होगी। तो ओवरऑल वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वाली फील्ड ज्यादा, ये वाली कम, तो नेट फील्ड इधर होगी। यानी कि जो आप यहाँ नेट फील्ड कैलकुलेट करेंगे, अगर आप यहाँ नेट फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पॉजिटिव की माइनस नेगेटिव की। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कहाँ आएगी, ऑब्वियसली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट साइड आएगी, है ना। और आप देख सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही है, क्योंकि जो मेरा डाइपोल मोमेंट था वो इसी डायरेक्शन में होगा ना, मेरा डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा ना, डाइपोल मोमेंट मेरा राइट डायरेक्शन में था और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है, यानी कि ये दोनों पैरेलल है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे पैरेलल होती है डाइपोल मोमेंट के, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट उसी डायरेक्शन में हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इसका फॉर्मूला आप पूरा सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले तो मैं यहाँ पॉजिटिव रख देता हूँ, और अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो मैं ई क्यू पॉजिटिव माइनस ई क्यू नेगेटिव यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। वेक्टर का तो सम ही कर रहे हो, बट आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आपने इन दोनों का मैग्नीट्यूड माइनस कर दिया। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, ऑब्वियसली यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस a का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है, वो अप्रोक्सीमेशन ये लिया जाता है कि ये जो r डिस्टेंस है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा है a से, यानी कि डाइपोल मोमेंट हमने बोला था इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, और कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, छोटे डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, बहुत छोटी होती है। हम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल रहे हैं, बट काफी दूरी पे, काफी ज्यादा डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, एक अच्छे खासे डिस्टेंस पे, एक अच्छी खासी दूरी पे निकाल रहे हैं। यानी कि ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो इसके बीच के डिस्टेंस से काफी ज्यादा है, ए से काफी ज्यादा है। इस अप्रोक्सीमेशन में आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, हम यहां से याद रखते हैं, मैं डायरेक्टली आपको याद करा रहा हूं, 2k p वेक्टर डिवाइडेड बाय कितने डिस्टेंस पे आपको निकालनी है, आर क्यूब। यहां पे मैंने एक अप्रोक्सीमेशन लिया है, आर को ए से बहुत बड़ा, आर को यहाँ पे ए से बहुत ज्यादा कंसीडर किया है, तब ये आपका आंसर आएगा। याद रखना ये अप्रोक्सीमेशन में है, ठीक है ना। यहाँ पे k का मतलब क्या है, k जानती हो ना, k क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने यहाँ k लिखा है, ठीक है ना। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मत समझ लेना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये k ये है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म लिखा है मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, ठीक है ना। याद रखना हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट के पैरेलल। अब आप ये कह सकते हो सर एक्सियल पोजीशन पे आपने यहां निकाली, आप यहां क्यों नहीं निकाल रहे। अगर मैं यहां निकालूंगा तो भी सेम रिजल्ट आएगा, अगर मैं यहां किसी आर डिस्टेंस पे निकालता ना, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी आर लेता, तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड यहाँ पे कहाँ होती, टूवर्ड्स द चार्ज, ई क्यू नेगेटिव इधर होता है ना, और ई क्यू पॉजिटिव यहाँ होता, ई क्यू पॉजिटिव यहाँ होता। पॉजिटिव चार्ज से आप देख सकते हो ये पॉइंट दूर है, नेगेटिव चार्ज के करीब है, पर यहाँ नेगेटिव चार्ज की फील्ड ज्यादा होती तो भी ओवरऑल फील्ड इसी डायरेक्शन में होती।
तो भी ई नेट इधर होता, तो दोनों केसेस में ई नेट का जो डायरेक्शन है वो राइट साइड ही आएगी, टुवर्ड्स द डाइपोल मोमेंट ही आएगी, यानी कि यहां भी डाइपोल मोमेंट के पैरेलल आएगी। मैं इधर निकालूं आर डिस्टेंस पे या इधर, कहने का मतलब है कि सर पॉजिटिव चार्ज के राइट साइड निकालें या नेगेटिव चार्ज के लेफ्ट साइड निकालें, क्या आंसर में फर्क आता है? नहीं, जब तक आपका सेंटर से डिस्टेंस आ रहा है आंसर सेम आएगा। तो आप याद रख सकते हैं, और इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर यहां पे एजम्पशन क्या ली गई है? आर वेरी मच ग्रेटर देन ए। ये एजम्पशन के अंडर ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। क्या याद रखने अपने को? ये फाइनल फॉर्मूला 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। अब ऐसे ही इसको हम एक्सियल पोजीशन कह रहे थे। यहां पे जो हमने रिजल्ट निकाला है वो किसके लिए निकाला है? इंपॉर्टेंट है, ये हमने किसके लिए निकाला है? एक्सियल पोजीशन के लिए निकाला है। अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेटोरियल के लिए, यानी कि अगला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल का क्या मतलब है? सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी लिख सकते थे इसकी जगह, इक्वेटोरियल लिख सकते हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख सकते हैं, एक ही बात है इसी को। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी आप लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी कह सकते हो। क्या मतलब हुआ? दोबारा से पहले एक बार डाइपोल बनाते हैं। यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं अपना नेगेटिव चार्ज, और यहां पे मैं कंसीडर कर लेता हूं अपना पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच में आप देख सकते हो कुछ डिस्टेंस होगा, जैसे कि पहले लिया था। दोबारा से मैंने 2a कंसीडर कर लिया, दोबारा से इस डिस्टेंस को 2a कंसीडर कर लिया, और अब हम कहीं डिस्कस कर रहे हैं इसकी फील्ड। और फील्ड कहां कंसीडर कर रहे हैं? यहां देख सकते हो आपको एक एक्सिस नजर आ रही है, ये डायपोल की एक्सिस नहीं है, ये इक्वेटोरियल एक्सिस है, ठीक है ना। इसी को हम इक्वेटोरियल एक्सिस कह रहे हैं, क्योंकि ये लाइन आप देख सकते हो परपेंडिकुलर है किसके? डायपोल के। ये लाइन डायपोल के परपेंडिकुलर है। इस लाइन पे कहीं भी आपसे पूछ सकता है आर डिस्टेंस पे, सेंटर से डिस्टेंस लेना है आर, अगेन यहां से आर डिस्टेंस पे। मान लो मैं यहां ले सकता हूं, या फिर मैं नीचे भी निकाल सकता हूं, कहीं भी ऊपर या नीचे कहीं भी, ठीक है ना। मान लो यहां पे कह रहा है कि भाई ये हमें आर डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हम लोगों को दिया गया है कि ये डिस्टेंस आर है, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो सबसे पहले ध्यान से देखो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो नेगेटिव चार्ज से ये दूरी पहले सोच लो कितनी है। नेगेटिव चार्ज से ये दूरी कितनी होगी? क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो a होगा, है ना। और ये डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो ये सिंपली हमें देख सकता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो यहाँ पे फील्ड होगी वो डेफिनेटली इधर होगी, आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में होगी। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज ई माइनस क्यू। ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव चार्ज से इस डायरेक्शन में। और उसी तरीके से अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात करोगे तो पॉजिटिव चार्ज से भी निकाल सकते हो। अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि सर ये डिस्टेंस भी सेम ही है, ये डिस्टेंस भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही है, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ए हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 2a लिया था, तो यहां से भी सेम फील्ड मिलेगी, सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा, बट इस डायरेक्शन में। इस केस में दोनों डिस्टेंसेस बराबर है। नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट ए का, उतना ही डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज का है ए पॉइंट से। क्या दोनों से दूरी बराबर है ना? है ना, दोनों से दूरी बराबर है, इस टाइम पे दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है। पिछले केस में ऐसे नहीं था, पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा थी नेगेटिव की कम थी, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ देखते थे। नेगेटिव चार्ज की ज्यादा थी और पॉजिटिव की कम थी अगर आप लेफ्ट साइड देखते थे, याद है ना। हमने यहां देखा था तो EQ पॉजिटिव ज्यादा था, ये नेगेटिव वाला कम था, तो नेट फील्ड राइट साइड। यहाँ पे EQ नेगेटिव ज्यादा था, EQ पॉजिटिव कम था, तो भी राइट साइड, याद है। बट यहाँ पे दोनों से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट ऐसे। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे क्लियरली EQ पॉजिटिव की बात करूं मैं, ठीक है ना, EQ पॉजिटिव की बात करूं और EQ नेगेटिव की बात करूं, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है ना, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है ना। आप मैग्नीट्यूड चाहे तो इसका लिख भी सकते हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड है कितना यहाँ पे, EQ पॉजिटिव या फिर EQ नेगेटिव, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे KQ डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ का डिस्टेंस, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट इसका स्क्वायर कर दो तो ये आ गया, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे बिल्कुल बीच में आएगी। इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो लेफ्ट साइड आएगी, ये मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और निकालने का तरीका क्या है, ये एंगल आपको पता है थीटा होगा, ये वाला एंगल भी आप जानते हो थीटा होगा, तो दोनों का कॉस कंपोनेंट साइन, इनका जो साइन वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। EQ का एक कंपोनेंट ऊपर होगा एक नीचे होगा, EQ नेगेटिव का भी होगा, दोनों का लेफ्ट वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा
और y वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फील्ड लेफ्ट साइड होती है, यानी कि यहां पे अगर हम ई नेट की बात करें तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में आएगी और वो कितनी आ जाएगी 2e cos थीटा, ये आ जाएगी आपकी 2e cos थीटा। थीटा ये वाला एंगल है ना, और cos थीटा को आप इस ट्राइंगल से सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आप देख सकते हो ये आ जाएगी 2e, और cos थीटा को इस ट्राइंगल से देख सकते हैं, यानी कि ये एंगल भी हमारा थीटा हुआ ना, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो एंगल थीटा हुआ ना। और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ पे जो मेरा बेस है वो a है और हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है ना, आप चाहो तो उसको पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल है, 2e की जगह हमें पता है क्या आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 और ऊपर एक ए भी है। ठीक है ना, इसको अगर आप अप्रोक्सीमेशन लोगे, यानी कि यहां पे भी हमें अप्रोक्सीमेशन लेना है कि आर वेरी मच ग्रेटर देन ए है, जैसे उसमें लिया था, यहां भी अंडर अप्रोक्सीमेशन आपकी नेट फील्ड जो होगी वो कितनी आएगी, आपकी नेट फील्ड आएगी यहां पे सिंपली के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो एक नेगेटिव साइन आएगा। अब ये सोचो नेगेटिव साइन क्यों आया, ये सोचो नेगेटिव साइन क्यों आया, ये अप्रोक्सीमेशन में है, यहाँ पे आप इसकी पावर 3/2 ले सकते हैं और a को यहाँ आप हटा सकते हैं, तो यही आंसर आ जाएगा। और 2kqa को हम p लिख सकते हैं, देखो ये 2qa इसको हम p लिख सकते हैं, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट। बट इसकी जो डायरेक्शन अपोजिट है, अब देखो डाइपोल मोमेंट मेरा इस डायरेक्शन में था ना, डाइपोल मोमेंट मेरा इस डायरेक्शन में था, राइट साइड था, नेगेटिव से पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड आई है, तो ये नेगेटिव साइन बता रहा है ये दोनों अपोजिट हैं, एंटी पैरेलल है, यानी कि यहां पे आपको याद रखना है, हेयर फाइनल रिजल्ट याद रखना है, हेयर ई नेट जो है वो एंटी पैरेलल है, यानी कि अपोजिट है, वहां पैरेलल थी, यहां क्या है एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, तभी यहां नेगेटिव साइन आ रहा है। ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल है। तो आप देखो फॉर्मूला कुछ कुछ सेम है, ठीक है ना, फॉर्मूला कुछ कुछ सेम है, यहाँ पे 2kp वेक्टर बाई आर क्यूब था, बट यहाँ पे p और e वेक्टर पैरेलल थे, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यहाँ पे एंटी पैरेलल है। आप ऊपर देख लो या नीचे देख लो, यहाँ पे भी देखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगी, आप कहीं भी देख लोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड आएगी, डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल ही आएगी, आप याद रख सकते हो। और आप देख सकते हो इक्विटोरियल पे जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन तो छोड़ो, नेगेटिव को चाहे इग्नोर कर दो, डायरेक्शन में तो छोड़ो, बट मैग्नीट्यूड वाइज हाफ है, यानी कि आप ये भी देखते हो ई, एक बार रिजल्ट लिख लेते हैं, है ना, एक बार रिजल्ट लिख लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हो, ई एक्सियल का जो फॉर्मूला था वो हम क्लियरली देख सकते हैं, वो था 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और ई इक्विटोरियल की अगर हम बात करें, इसका जो फॉर्मूला है, इक्विटोरियल का जो फॉर्मूला है वो है सिंपली kp वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूलास आप देख सकते हो, एक एक्सियल पे और दूसरा फॉर्मूला आपने देखा इक्विटोरियल पे, एक्सियल पे भी देख लिया, इक्विटोरियल पे भी देख लिया। आप कंपेयर करना चाहते हो, है ना, आप मैग्नीट्यूड ऑफ ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्विटोरियल, ठीक है ना, ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्विटोरियल, अगर आप ये कंपेयर करके दिखाना चाहते हो तो ऑब्वियसली ये 2 टाइम्स आ जाएगा, एक्सियल 2 टाइम्स है इक्विटोरियल के, ये नजर आ रहा है। हाँ, अंडर एजम्पशन है आर वेरी मच ग्रेटर देन ए, दोनों बार हमने आर को ए से बहुत ज्यादा बड़ा लिया है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। क्लियरली आपको ये दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए। मैंने आपको पूरा डिराइव क्यों कराया, तो कि आपको पता चले आया कहां से, क्योंकि अभी हम लोगों को ये चीजें भी पता होनी चाहिए, कभी कभी बीच बीच में से कुछ क्वेश्चंस बना सकता है, तो हमें बेसिक्स भी आने चाहिए, थोड़े से बेसिक्स पे भी हम लोग काम करते रहें। आगे बढ़ते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय p, ठीक है ना, 2 चार्जेस फॉर्मिंग द डाइपोल, ये इतना हमें कहाँ निकालना है ये क्वेश्चन में, इक्वेटोरियल प्लेन में। तो क्या सही आंसर होगा, इक्वेटोरियल प्लेन में आपसे पूछ रहा है क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जब r बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हमें पता है इसका आंसर क्या आता है, इक्वेटोरियल वाला आंसर अभी हमने देखा है, हमने पढ़ा है -kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, यानी कि हम लिख सकते हैं -p वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है ना, यही मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये थर्ड वाला ऑप्शन आप देख सकते हो, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हो,
आप ग्राफ के थ्रू कंपेयर कर सकते हो कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, किसके बीच में कंपेयर कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज, एक तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्सेस किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को। डाइपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक चार्ज की, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, काफी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि अगर हम दोनों को ध्यान से देखें, दोनों का वेरिएशन हमें पता होना चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पे मैं बना रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। तो अगर आप पॉइंट चार्ज की बात करते हो तो किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप पॉइंट चार्ज की बात करो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर। वहीं अगर आप डाइपोल की बात करते हो, वहीं अगर आप डाइपोल की बात करते हो तो डाइपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था, एक्सियल पे अलग होती है, इक्वेटोरियल पे अलग होती है, बट दोनों ही केस में जो डाइपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रही थी, दोनों बार आर क्यूब से ही आ रही थी। तो यहां पे अगर मैं ध्यान से दिखाऊं, आपको दो ग्राफ दिखेंगे, एक तो मैं ये डाइपोल का ग्राफ और दूसरा ग्राफ, दोनों ग्राफ को दिखाता हूं। अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ आपका ऐसे आएगा लाइक दिस, और दूसरा ग्राफ अगर आप ध्यान से देखोगे, एक ग्राफ आपका ऐसे आएगा लाइक दिस, ठीक है ना, यहाँ पे दो ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं, एक ग्राफ यहाँ पे चार्ज का है, एक डाइपोल का है। तो व्हाइट वाला मैंने पॉइंट चार्ज के लिए बनाया है, यानी कि ये ग्राफ है E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर का, ये ग्राफ 1/r स्क्वायर का है, और दूसरा वाला ग्राफ ये है E प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, यानी कि डाइपोल का ग्राफ नीचे जाता है, ये जल्दी जीरो की तरफ टेंड करता है, और इसका ग्राफ आपका देख सकते हो लेट करता है। तो आप देख सकते हो जो नीचे वाला ग्राफ है, बाद में जो ये इंटरसेक्शन के बाद जो नीचे ग्राफ जा रहा है ना, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो आर क्यूब वाला ग्राफ नीचे से जा रहा है और आर स्क्वायर वाला ग्राफ ऊपर से जा रहा है। ये दोनों का कंपैरिजन है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये कंपैरिजन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, डाइपोल मोमेंट अब किसी आर्बिट्री पॉइंट पे, ठीक है ना, अभी तक हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल पढ़ा है, अब आपको याद रखना है डाइपोल मोमेंट एट एनी आर्बिट्री पॉइंट, किसी भी आर्बिट्री, आर्बिट्री मतलब किसी भी जगह पे, आर्बिट्री पोजीशन या आर्बिट्री पॉइंट, आर्बिट्री का मतलब जानते हो, आर्बिट्री वर्ड कब यूज करता है, जब कोई स्पेशल लोकेशन नहीं है। पहले तो हमने बोला था या तो एक्सियल पे होगा या फिर इक्वेटोरियल पे होगा, अब कहीं भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना हर बार या एक्सियल और इक्वेटोरियल ही हो। यानी कि मैं मान लूं यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, ये मेरे डाइपोल है, ठीक है ना, सिंपल है, ये मेरे डाइपोल है, इनके बीच में कुछ सेपरेशन हमने ले लिया, जैसे कि पहले लेते थे, दोबारा से सेपरेशन ले लिया मैंने 2a, दोबारा से इनके बीच का जो सेपरेशन ले लिया वो 2a ले लिया। अब आपका इंटरेस्ट है कहीं भी आर्बिट्री पॉइंट पे निकालने में, कोई भी आप आर्बिट्री पॉइंट ले लें, लेटस से मैंने बोल दिया यहां निकाल रहा हूं, मेरा मन यहां पे है, तो सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है ना, तो सेंटर से जो आप इसका डिस्टेंस ले रहे हैं वो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेटस से ये डिस्टेंस मैं कंसीडर कर लेता हूं, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, 1 सेकेंड, यहां से लेके यहां तक, है ना, ये ऐसे ले लेता हूं, मैं ऐसे एक्सेस दिखा देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे बना देता हूं, थोड़ा सा ऊपर हो गया डायग्राम काफी, हाँ यहां बना देते हैं, ठीक है ना, मान लो ये पॉइंट है मेरा ए पॉइंट, ठीक है ना, अगेन आर काफी ज्यादा होगा, डायग्राम में नहीं दिखाया, बट ये डिस्टेंस मैं यहां से यहां तक कंसीडर कर लेता हूं, अगेन आर, ऑब्वियसली यहाँ आर ए से बहुत बड़ा होता है, यहाँ डायग्राम में दिखाया नहीं जा रहा, पर आर ए से यहाँ कंपैरेटिवली, मतलब ये ए छोटा होता है और आर काफी बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, हम देखें हमारा डाइपोल मोमेंट किधर था, ये था मेरा डाइपोल मोमेंट, इधर था, इसके दो कंपोनेंट ले ले डाइपोल मोमेंट के, एक अलोंग द एक्सिस, एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यानी कि अपने डाइपोल मोमेंट को दो तरीके से तोड़ दे। मान लो ये एंगल हमें क्वेश्चन में दिया है, देता है, ये एंगल किसका है, आर वेक्टर का एंगल है, किससे, डाइपोल मोमेंट से। यहाँ पे जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो डाइपोल मोमेंट अगर ऐसे है, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, तो एक कंपोनेंट इसका क्या होगा, अलोंग, है ना। तो अगर यहाँ पे मेरा p वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट मेरा इधर है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा p cos थीटा,
और एक इससे परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट यहां बनेगा, इसका ये वाला कंपोनेंट होगा, ये होगा p sin थीटा, एक कंपोनेंट p cos थीटा, एक कंपोनेंट p sin थीटा। p cos थीटा के लिए ए पोजीशन कैसी है, एक्सियल पोजीशन है, इसके लिए ये पोजीशन कैसी कहलाएगी, एक्सियल पोजीशन कहलाएगी, यानी कि ये पोजीशन इसके लिए एक्सियल है। तो यहां पे पोजीशन ए फॉर द p cos थीटा, ये p मतलब डाइपोल मोमेंट की एक्सियल पोजीशन पे पॉइंट ए लाई कर रहा है, यानी कि एक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में होगी, एक फील्ड यहां पे होगी। एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 2k इंटू डाइपोल मोमेंट, यहाँ डाइपोल मोमेंट p नहीं है, p cos थीटा, इसलिए p cos थीटा लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में होगी, वो p cos थीटा की वजह से होगी, 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, क्योंकि इसके लिए एक्सियल पोजीशन है ना, इसके लिए ये कुछ एक्सियल पोजीशन की तरह काम कर रहा है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे, दूसरा मेरा डाइपोल इधर है, इसके लिए इक्वेटोरियल की तरह काम कर रहा है, तो ये डाइपोल मोमेंट राइट साइड है, तो इसके लेफ्ट साइड होगी, एंटी पैरेलल होगी, यानी कि kp sin थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इससे दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ पे, एक अलोंग द एक्सिस, एक परपेंडिकुलर, एक एंटी पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है ना, एक यहाँ पे, एक एंटी पैरेलल। मतलब अगर हम ध्यान से देखेंगे एक्सियल है, इसके लिए इक्वेटोरियल बन जाएगा, इसके लिए इक्वेटोरियल बन जाएगा, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगी, kp sin थीटा बाय आर क्यूब। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, यानी कि मेरे पास दो फील्ड आई हैं ए पॉइंट पे, अगर हम ध्यान से देखें दो फील्ड आई हैं, एक तो इस डायरेक्शन में, ये आई है मेरी 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और एक आई है मेरी इधर, है ना, एक इधर आई है, ये कितनी आई है, kp sin थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। यहाँ नेगेटिव मत लिखने बैठ जाना बेटा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाया जा रहा है ना, मैं थोड़ा जूम करके यहाँ दिखा रहा हूँ इसको। तो इनका कहीं ना कहीं रिजल्टेंट भी आएगा, यानी इन दोनों का कहीं ना कहीं रिजल्टेंट आएगा ई नेट, है ना। दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे निकाला जाएगा, इन दोनों के रिजल्टेंट को देखो, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो अगर आप ई नेट निकालना चाहते हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ई नेट सिंपली कितना आ जाएगा, यहां से आप लिख सकते हो कितना, ई नेट का फॉर्मूला हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, इसका स्क्वायर प्लस kp sin थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, है ना। तो आप देख सकते हो ये आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा, आप यहां से kp डिवाइडेड बाय, है ना, यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 लिखा है उसका स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। आप चार में से एक cos स्क्वायर थीटा को अलग लिख दो, इसको आप लिख सकते हो 3 + 1 cos स्क्वायर थीटा, है ना, यानी कि 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आप इन शॉर्ट इसको लिख सकते हो kp बाय आर क्यूब, और यहाँ पे लिख सकते हो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 3 को अलग कर दिया, और यहाँ पे 4 को मैं 3 + 1 लिख सकता हूँ ना, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये फाइनल आंसर आपको याद होना चाहिए, ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड याद होनी चाहिए आर्बिट्री पोजीशन पे। थीटा कहां से एंगल है हमारा, डाइपोल से। ये क्वेश्चन एक बार नीट में डायरेक्ट आए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये होगी, मतलब यहां कहीं आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया, ठीक है। आप इंटरेस्टेड हो कि सर मुझे ये एंगल पता करना है, मान लो ये एंगल आपको पता करना है, इस एंगल को मैं अल्फा कह देता हूं, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इससे आर वेक्टर के अलोंग हम देखना चाहते हैं कितना एंगल बन रहा है, तो आप ये tan अल्फा से निकाल सकते हैं, सिंपल है। यहां से tan अल्फा क्या आएगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। अगर हम tan अल्फा की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो यहां से आप tan अल्फा देख सकते हो, वो आ जाएगा kp sin थीटा बाय आर क्यूब 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब, यानी कि यहां से आ जाएगा kp sin थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और आ जाएगा 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो आप देखो kp से kp, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा tan थीटा, यानी कि यहां से tan अल्फा आएगा tan थीटा बाय 2। ये रिजल्ट भी बहुत बार पूछा गया है, ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। अल्फा का मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल आर वेक्टर से, यानी कि ये डायरेक्शन आर वेक्टर है ना, इससे जो एंगल आपका बन रहा है आर वेक्टर से, वो वाला एंगल, एंगल ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम आर वेक्टर, यानी कि इससे हमारा जो एंगल है वो ये है 10, यहाँ पे एंगल है मेरा अल्फा, तो tan अल्फा हमेशा tan थीटा बाय 2 आएगा,
ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। तो चार इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेसिकली मैं आपको दिखा सकता हूं। दो रिजल्ट तो ये हो गए हमारे सिंपली जो मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। इनका रेशियो भी आपको दिख गया, एक्सियल ट्वाइस होता है इक्वेटोरियल के। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे, इनके बीच का ग्राफ इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। उसके साथ साथ आर्बिट्री पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, पूरी डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फाइनल रिजल्ट। ऑब्वियसली यहाँ आर वेरी मच ग्रेटर देन ए हम ले रहे हैं, तभी ये रिजल्ट आता है केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 10 अल्फा 10 थीटा बाय 2। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने को याद रखने हैं। क्वेश्चन देखो कैसे आया आपके एग्जाम में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल मूवमेंट इतना एट अ डिस्टेंस इतना फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल व्हेन लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ डाइपोल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। यानी कि यहां सब कुछ हम लोगों को दिया गया, थीटा की वैल्यू हमें दी गई 60 डिग्री, है ना, और हम लोगों को जो आर है वो दिया गया 0.5 मीटर, ठीक है ना, ये हम लोगों को दिया गया है। और डाइपोल मोमेंट हम लोगों को दिया गया है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट दिया गया है हमें ये, ठीक है। ये अब क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आई वांट यू टू ट्राई दिस। इसका आंसर ये आएगा अगर आप ट्राई करेंगे, एक बार चेक करना, नहीं आया तो मुझे बताना। ये होमवर्क में है, सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब और अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। मैं चाहता हूं इतनी मेहनत आप करें। नहीं आंसर आए तो मुझे बताना कि आंसर नहीं आया, आए तो मुझे बता देना आगे, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर आप ट्राई करोगे, बस इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा। आर आपको पता है, पी आपको क्वेश्चन में दे दिया, के की वैल्यू आपको पता होती है, के आप जानते हो 9 × 10 की पावर 9 होता है, सब कुछ पता है, ठीक है ना। सॉल्व करना मुझे बताना, अगर कुछ और आंसर आए तो बताना, ठीक है ना, करोगे ना इसको ट्राई। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यानी कि अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली है ना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है डाइपोल की क्या होती है। अब हम चार्ज रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ सकते हैं, बट इसकी फील्ड पढ़ने से पहले एक चीज और भी डिस्कस कर सकते हैं, जो कि है हम इससे पहले ना एक बार टॉर्क पे डिस्कशन कर लेते हैं। आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बता दूंगा। पहले टॉर्क देख लेते हैं, क्योंकि पहले डाइपोल पढ़ रहे हैं ना, तो पहले डाइपोल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो टॉर्क होना डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है ना। पहले टॉर्क पे डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो मैंने आपको बोला एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं हम? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझना बहुत ध्यान से, ये मेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, मैंने इसका मैग्नीट्यूड ई ले लिया, मान लेते हैं ई वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे एक डाइपोल पड़ा है, मान लेता हूं मैं, यहां पे मेरा नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज पड़ा है प्लस क्यू, इस तरीके से मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंसीडर किया यहां से लेके यहां तक एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो आप सबसे पहले बताओ मुझे यहाँ फोर्सेस कहाँ लगेंगे। अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात करोगे तो पॉजिटिव चार्ज पे क्या फोर्स यहाँ नहीं लगेगा, क्यू इंटू राइट साइड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स की बात करोगे तो एंटी पैरेलल नहीं लगेगा, है ना, क्यू ई, यानी कि नेगेटिव चार्ज पे लेफ्ट साइड लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे राइट साइड लगेगा। मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स कितना होगा। सबसे पहले अगर आप नेट फोर्स की बात करोगे तो आप बोलोगे नेट फोर्स यहाँ पे 0 होगा। नेट फोर्स 0 क्यों होगा? क्योंकि जितना फोर्स आपका राइट साइड लग रहा है उतना ही फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है। तो अगर आप डाइपोल को एक सिस्टम मान के चल रहे हैं, है ना, अगर आप डाइपोल की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, आप डाइपोल पे नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 होगा, यूनिफॉर्म है। हाँ, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो नेट फोर्स 0 नहीं होता। मैं कहता यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो यहाँ फोर्स ज्यादा लगता है, यहाँ कम लगता है, ये आगे की तरफ चला जाता। बट अब इस पे नेट फोर्स 0 होगा। अब हम बात करें टॉर्क की, है ना, ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पीछे की तरफ, तो ये रोटेट करेगा सेंटर के अबाउट, है ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे, आप इस बॉटल को डाइपोल मान सकते हैं, मान लो एक चार्ज ऊपर एक नीचे है, ये ऐसे रखा है, ऊपर वाले एंड पे राइट साइड फोर्स लग रहा है, पीछे वाले पे लेफ्ट लग रहा है, तो ये ऐसे रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है। इस डाइपोल का कुछ एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड से। आपको पता है डाइपोल मोमेंट कहां होगा? डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि इस डायरेक्शन में, है ना, और इसके बीच का डिस्टेंस में फिर से 2a ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ये अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा। सेंटर से कितना एंगल है? थीटा। डाइपोल का कितना एंगल है? यहां से थीटा एंगल है, ठीक है ना। थीटा इज द एंगल बिटवीन, अगेन थीटा क्या है हमारा यहाँ पे? एंगल बिटवीन, ये सिंपली मेरा एंगल है बिटवीन, किसके बीच का एंगल है? डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल हमने यहाँ पे थीटा मान लिया, ठीक है ना।
तो ये रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा। और यहां से टॉर्क का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। टॉर्क का फॉर्मूला यहां से लगता है P क्रॉस E। डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखो P क्रॉस E। यानी कि अगर मैं टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो PE साइन थीटा आप यहां से लिख सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं P कितना है मेरा यहाँ पे 2a है ना, P कितना है मेरा 2a, चार्ज कितना है मेरा Q, और मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E इनटू साइन थीटा। दिस इज नोन एज टॉर्क। ये किसका फॉर्मूला हो गया, अगर हम ध्यान से देखेंगे ये टॉर्क का फॉर्मूला है हमारा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। सो ये हमारे एक टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज अ टॉर्क एक्सर्टिंग ऑन अ डाइपोल मोमेंट इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब आप सोचो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, जीरो कब होगा। सोचो जैसे फोर्स तो हमेशा ही जीरो है, फोर्स तो जीरो है, टॉर्क डिपेंड करता है एंगल पे। सोचो अगर ये पैरेलल पड़ा होता है ना, ये इस तरीके से पड़ा होता है, पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज इधर, तो जितना फोर्स यहां लग रहा है उतना लग रहा है फोर्स, तो तब भी जीरो है। मतलब फोर्स तो एंगल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, फोर्स तो जीरो है ही हर बार। पर टॉर्क की अगर हम बात करें, थीटा जीरो हो जाए, अभी थीटा कोई एंगल है, थीटा अगर जीरो होता तो फिर टॉर्क क्या लगता, फिर ये रोटेट ही नहीं करता। आप देख सकते हो टॉर्क जीरो हो जाता। यानी कि अगर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है ना, तो आप जानते हो यहां पे मेरा टॉर्क क्या हो जाता, जीरो। मतलब अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज राइट साइड, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड, और ऐसे डाइपोल मोमेंट होता, डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल, यानी कि डाइपोल मोमेंट इधर है और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो ऐसे केस में मेरा थीटा जीरो होता तो टॉर्क जीरो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा एंगल 180 डिग्री हो, पाई हो, यानी कि 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है, 180 डिग्री या पाई का क्या मतलब है, सोचो। पाई यानी कि 180 डिग्री, पाई रेडियन या 180 डिग्री हो, इसका मतलब क्या है कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट साइड है बट डाइपोल मोमेंट लेफ्ट साइड है। मतलब यहां नेगेटिव चार्ज होता और यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता, तो ऐसे होता ना डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मेरा लेफ्ट साइड है, एंटी पैरेलल है, मतलब तो भी मेरा टॉर्क जीरो होता। तो भी टॉर्क जीरो क्यों होता, साइन 180 डिग्री, यानी कि साइन पाई भी जीरो होता है ना। यानी कि यहां भी टॉर्क जीरो है, यहां भी टॉर्क जीरो। इसको हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स जीरो है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, कि यहां पे हमें कौन सा इक्विलिब्रियम मिल रहा है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और यहां पे दोनों केसेस में मेरा टॉर्क जीरो है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, जहां भी टॉर्क जीरो होता है। टॉर्क जीरो होने का मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहां पे मेरा कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो दोनों ही एंगल पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखेंगे, तीसरा, अगर हम ध्यान से देखेंगे तीसरी टाइप अगर मैं ध्यान से देखूं, वो ये है कि अगर मेरा थीटा हो जाए 90 डिग्री, ठीक है ना, या फिर पाई बाय 2, तो टॉर्क लगेगा मेरा मैक्सिमम। तो टॉर्क क्या लगेगा मेरा, मैक्सिमम, यानी कि यहां पे सिंपली पीई लगेगा, ठीक है ना। तो मेरा मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। दो इक्विलिब्रियम में से एक इक्विलिब्रियम स्टेबल कहलाता है, एक अनस्टेबल। आप जानते हैं कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। जब थीटा जीरो होगा तो स्टेबल है। थीटा जीरो पे स्टेबल क्यों है, क्योंकि अगर आपने डाइपोल को हल्का सा भी ऊपर उठाया, ये फिर वापस आ जाएगा, नीचे किया तो भी वापस आ जाएगा। यानी कि थीटा जब जीरो है, यहां पे ये इक्विलिब्रियम मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यहां पे जो मेरा इक्विलिब्रियम होता है वो स्टेबल होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि अगर आपने पॉजिटिव चार्ज को लेफ्ट साइड रखा है और नेगेटिव को राइट साइड, अगर आपने इसको हल्का सा भी घुमाया तो ये पूरा रोटेट कर जाएगा। टॉर्क की वजह से ये क्या कर जाएगा, पूरा का पूरा रोटेट कर जाएगा। यानी कि अगर आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ आपने हल्का सा घुमाया तो फोर्स इसको आगे मिलेगा, तो ये पूरी बोतल घूम रही है ना ऐसे, यानी कि टॉर्क इसको पूरा घुमा लेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम से अवे जाएगा। यानी कि ये वाला इक्विलिब्रियम मेरा अनस्टेबल होता है। हम इसको एनर्जी की टर्म्स में भी डिस्कस करेंगे जब मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा, बट अभी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो थीटा जीरो मेरा स्टेबल और ये मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है दोनों रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। सो ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट है। और टॉर्क से क्या क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में, इस पे भी चर्चा करते हैं कि सर इसके अलावा क्या टॉर्क से क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। याद रखना, जब हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, टॉर्क से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्योंकि जब हमने देखा टॉर्क का फॉर्मूला बना पीई साइन थीटा, हमने देखा टॉर्क का फॉर्मूला बना पीई साइन थीटा। कंसेप्ट है, ये भी अच्छा कंसेप्ट है। यहां से एसएचएम का कोई क्वेश्चन बना सकता है। कैसे बना सकता है, वो ऐसे बोल सकता है, मान लो एक लाइट रॉड है, ठीक है ना, इस तरीके से एक लाइट रॉड है ना, इसको आपने मान लिया
एक लाइट रोड है, बहुत लाइट रोड का मतलब है मासलेस, मतलब इस रोड का कोई आप मास नहीं ले रहे, मासलेस है, और आपने इस पे दो मासेस अटैच कर दिए। लेट अस से यहाँ पे एक मास अटैच कर दिया, चार्ज है इस पे Q, इसका मास है M। यहाँ पे एक और मास अटैच कर दिया, इस पे चार्ज है -Q और मास है M, और इसको आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। मान लो आपने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इस पे टॉर्क लगेगा ना, ठीक है ना। आपने हल्का सा भी रख दिया, मान लो कितने एंगल पे रख दिया, थीटा एंगल पे, छोटा एंगल, स्मॉल एंगल, ठीक है ना। इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा कैसा चूज किया गया है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा एंगल लिया गया है, इतना छोटा कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा है। ये हम छोटे एंगल पे अप्रोक्सीमेशन लेते हैं ना, जब छोटा एंगल होता है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिखते हैं। तो इस टाइम इस पे रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, आपने रोड को घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज, और ये ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि ये ऑसिलेट करेगा। मतलब मान लो बोतल ऐसे है, आपने इसको ऐसे घुमाया तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, क्योंकि यहां पे रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। आपने इसको ऐसे रखा था, और जैसे ही आपने इसको हल्का सा ऐसे घुमाया, ये वापस आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वापस आएगा, ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, यानी कि यहाँ ऑसिलेशन होंगे, एसएचएम बन जाएगा, क्योंकि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। एक्चुअली हमें लिखना पड़ेगा T इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस साइन क्या बता रहा है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, क्योंकि आपने इसको एंटी क्लॉक घुमाया और क्लॉकवाइज टॉर्क मिल रहा है, इसलिए ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क कहला सकता है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा -PE, साइन थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, टॉर्क को लिख सकते हैं I अल्फा इज इक्वल्स टू -PE थीटा, और अल्फा को क्या लिख सकते हैं, -PE डिवाइडेड बाय I थीटा, और अल्फा होता है d² थीटा बाय dt², ये आ गया -PE डिवाइडेड बाय I थीटा। यानी कि ये एसएचएम की इक्वेशन है जिसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। मतलब ये जो भी थीटा के साथ लगा है, ये मेरा ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर मेरा PE डिवाइडेड बाय I आ गया, यानी कि ओमेगा मेरा PE डिवाइडेड बाय I अंडर रूट, ठीक है ना। अब I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, P क्या है, मेरा डाइपोल मोमेंट, E क्या है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं, अगर आपको पता है ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक 2a है, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बता सकते हैं ना। इस पॉइंट मास का डिस्टेंस यहां से a होगा, यानी कि ma² इसका, ma² इसका, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सिंपली कितना होगा, 2ma², और p मुझे पता है कितना है, वो 2aq है। तो अगर आप यहां से डाल दोगे तो ओमेगा आपका आ जाएगा, p की जगह आप डाल दो 2aq, ठीक है ना, और इंटू e, और I की जगह डाल दो 2ma²। तो यहां से मुझे एक ओमेगा का फॉर्मूला मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, और एक a से नीचे a कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा QE डिवाइडेड बाय ma। ये मेरा ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो 2 पाई ओमेगा करके, आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हो सकता है आपको ऑसिलेशन से, एसएचएम से, इससे रिलेटेड सवाल पूछ ले इस बार एग्जाम में, तो हम एसएचएम का सिंपल क्वेश्चन बना सकते हैं इसको, ये एसएचएम से, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड सवाल बना दिया हमने, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल, आप इसको आराम से देख सकते हो, ये इजीली सॉल्व हो सकता है। जस्ट एक बार ओमेगा निकालना है, ये एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जुगलबंदी है, एसएचएम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक को मिला के ये सवाल बनता है। मैग्नेट में भी बनता है ऐसा सवाल, जब हम मैग्नेटिक मोमेंट को हम ऑसिलेट कराते हैं, यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट को ऑसिलेट करा रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो ये फॉर्मूला शॉर्ट में याद रख सकते हो, आप ये वाला भी याद रख सकते हो ओमेगा का, ये वाला भी याद रख सकते हो। यहाँ मैंने बस P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, यहाँ पे हो सकता है एग्जाम में आपको P डायरेक्टली दे, I डायरेक्टली दे, तो आप ये यूज करो, दोनों की वैल्यू दे दे, P और I की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जाम में दे दे और P आपको दे दे तो ये यूज कर लेना। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना दे, आपको डिस्टेंस दे, तो आप ये वाला यूज करो, ठीक है ना। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, आप यहाँ से कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, इन फॉर्मूलाज को याद रखना, जरूर कोशिश करो कि इसको याद रखा जाए। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, टॉर्क से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 0.1 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। द डाइपोल इज इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम। व्हाट मैक्सिमम टॉर्क डज द फील्ड एक्सर्ट ऑन डाइपोल। तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता ही है, कितना होता है बोलो, P इंटू ई, साइन थीटा की वैल्यू 1 कर दी, तो P कितना हम लोगों को दे रखा है यहाँ पे P हम निकाल सकते हैं, मेरा चार्ज कितना है
0.1 माइक्रोकूलम, यानी कि 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हो गया चार्ज, इंटू डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 इंटू 10⁻², ये मेरा हो गया डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 10⁵ है। तो एक बार देख लेते हैं, आप इसको 1 इंटू 10⁻⁷ लिख सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा 2 10⁻⁷, 10⁻⁹ हो गया, इंटू 10⁵ हो गया, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁴ हो गया। ठीक है ना, -8 और यहां से 0.1 है तो -9, तो 2 एज इट इज, और 10⁵ से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 2 इंटू 10⁻⁴ हो गया। ये मेरा टॉर्क आ गया। ओके, फ्लक्स करने से पहले जो मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट आपको कहा था, पहले मैं डिस्कस करूंगा, है ना, तो इसको पहले देख लेते हैं, फिर फ्लक्स पे डिस्कशन कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, जैसे कि मेरे हाथ में आप देख सकते हो ये कड़ा है, ये रिंग की तरह है ना, रिंग जानते हैं ना, जिसमें बीच में मास नहीं होता। अब तो हम सेंटर ऑफ मास और बाकी चीजें पढ़ चुके हैं, वहां रिंग के बारे में बहुत बार चर्चा की है हमने, है ना, रोटेशनल मोशन में भी की है। तो ये रिंग है, इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया, यानी कि हर जगह अच्छे से चार्ज प्रोवाइड किया गया, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना। तो एक रिंग को हम यूनिफॉर्मली चार्ज करते हैं, जैसे मान लो ये रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और अब इसके सेंटर से बाहर में यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूं। आप देखो ऐसे रखो, ये इसकी एक्सिस हो गई, आपको समझ में आ रहा है, दिस पेन इज लाइक द एक्सिस ऑफ रिंग, तो मैं इसकी एक्सिस पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूं। तो यानी कि मैं रिंग को इस तरीके से रख रहा हूं, ये मेरी रिंग हो गई, और इसकी एक्सिस पे, ये इसकी एक्सिस समझ में आ रहा है, 3D डायग्राम है, ये रिंग ऐसे नहीं पड़ी है, ये रिंग ऐसे पड़ी है, मतलब आपको ऐसे नजर आएगी, और यहां पे हम इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, यानी कि ये मेरी रिंग हो गई, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो इस रिंग पे जो मैंने चार्ज रखा है, ऐसे 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 यूनिफॉर्मली, लेट अस से पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। अभी हम पहले पॉजिटिव रख देते हैं, फिर नेगेटिव के लिए बता देंगे। और अब हम बनाते हैं इसकी एक एक्सिस, एक्सिस मतलब जो सेंटर से पास हो रही है, तो ये इसकी एक्सिस हो गई, ठीक है, जो इसके सेंटर से पास हो रही है, जैसे मैंने पेन करके दिखाया था, ये इसकी एक्सिस हो गई। हम इसकी एक्सिस पे, हम इसकी सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं। मान लो मेरा मन है, मैं इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होगी राइट साइड, ठीक है ना, अलोंग द राइट साइड आप देखोगे इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अब डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसका रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ राइट साइड होगी। अगर मैं यहाँ देखूंगा, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द रिंग, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, अवे फ्रॉम रिंग, क्योंकि रिंग पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हमेशा अवे होती है, तो फील्ड मेरी अवे फ्रॉम द रिंग है, चाहे यहां देखूं या यहां देखूं, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग बेसिकली, ठीक है ना, ऑन द एक्सिस अवे, है ना। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, वो फॉर्मूला है के क्यू, क्यू का मतलब है टोटल चार्ज ऑन रिंग, ठीक है ना, टोटल चार्ज जो है रिंग का, चार्ज ऑन रिंग, यहां पे ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है ना। आप याद रखना, आप यहाँ पे लैम्डा भी डिफाइन कर सकते हैं, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर इस रिंग का रेडियस कैपिटल आर है, तो हम इसको Q डिवाइडेड बाई 2πr बोलेंगे, ये मेरा चार्ज डेंसिटी होगी, इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे, ये रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है ना। तो यहाँ पे आप याद रखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो K टाइम्स टोटल चार्ज इंटू एक्स, एक्स का मतलब है जितने डिस्टेंस पे मैं फील्ड निकालना चाहता हूं, मैं किसी एक्स डिस्टेंस पे फील्ड निकालना चाहता हूं, यहां पे निकालना चाहता हूं। ये डिस्टेंस कितना दिया है आपको, ये डिस्टेंस दिया है आपको एक्स डिस्टेंस, तो एक्स डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड हूं, तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय इसकी सरफेस से ये जो डिस्टेंस है, इसको स्मॉल आर कह सकते हैं, इसका क्यूब, यानी कि स्मॉल आर का तो मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल आर आराम से निकाल सकते हो, अगर आपको पता है ये रेडियस है, ये एक्स है, तो स्मॉल आर कुछ नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, यानी कि यहाँ आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, यानी कि अगर मैं दोबारा से यहाँ से देखूं, बड़ा बड़ा लिख दूं, तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, रेडियस है, एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सिस पे एक सर्कुलर रिंग के, ठीक है ना, सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे। ओके, ये फील्ड कैसी है, अवे फ्रॉम द सेंटर है, अगर पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज हो, अगर रिंग पे नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है ना, इफ रिंग इज नेगेटिवली चार्ज, इफ रिंग इज
नेगेटिवली चार्ज। अब मैं रिंग को नेगेटिव चार्ज दे दूं तो क्या होगा? तो यही फील्ड जो आप बात कर रहे हैं, जो अभी आपको फील्ड नजर आ रही है, यही फील्ड अगर नेगेटिवली चार्ज रिंग होती तो टूवर्ड्स द रिंग होती। तो यही फील्ड आपको कहां नजर आने लग जाएगी? यहां से टूवर्ड्स द रिंग। तो यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां नजर आने लगेगी? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिंग। यही फील्ड आपको रिंग के सेंटर की तरफ नजर आएगी। अभी अवे आ रही थी और अब सेंटर की तरफ आएगी। ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं हम यहां पे? और क्या इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहां पे याद रख सकते हैं? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी इनवर्सली भी है, तो थोड़ा अजीब सा ग्राफ बनेगा। और इस ग्राफ को अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो ये ग्राफ कैसा नजर आएगा? यहां पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो अगर हम यहां ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, किसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं? एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग का लेटस से मैं प्लॉट कर रहा हूं। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग का ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं। इस रिंग पे अभी हम चार्ज ले लेते हैं, कैसा? पॉजिटिव। इस रिंग पे अभी मैं मान लेता हूं ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है। तो आपको पता है राइट साइड फील्ड टूवर्ड्स राइट होगी, है ना? अगर हम ध्यान से देखेंगे, मैं अगर यहां पे देखूंगा, इस पॉइंट पे देखूंगा, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। मतलब मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ, राइट डायरेक्शन को, है ना, इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, है ना। और इस साइड मेरी फील्ड लेफ्ट साइड होगी, है ना, यहाँ पे मेरी लेफ्ट साइड होगी, दोनों बार सेंटर से अवे होगी। तो अगर इसको ग्राफ में दिखाया जाए तो कैसा दिखाया जाएगा? अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट किया जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मेरा डिस्टेंस x, यहाँ पे x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है ना। तो अगर मैं इसको ध्यान से दिखाता हूं तो ये ग्राफ पे क्या होगा? सेंटर पे ये फील्ड जीरो हो जाएगी। क्यों सेंटर पे जीरो क्यों होगी? अगर आप x को जीरो डाल दो, है ना, इफ x इज जीरो, यानी कि सेंटर ऑफ रिंग, x जीरो का मतलब है सेंटर ऑफ रिंग, तो वहां पे आपने जैसे ऊपर x जीरो डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। रिंग के सेंटर पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, यानी कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगी? जब आप रिंग से बहुत दूर चले जाओगे इंफिनिटी पे, तो वहां भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, यानी कि बीच में कहीं मैक्सिमम होगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होती है, ऊपर जाके बढ़ती है और फिर घटती जाती है, घटती जाती है, इस तरीके से। ऐसी ही नेगेटिव डायरेक्शन में, अब ये ग्राफ नीचे बनाऊंगा मैं, ठीक है ना, ये ग्राफ नीचे बनाऊंगा और ऐसे जाएगा। ये ऐसा क्यों जा रहा है? यहाँ नेगेटिव क्यों जा रहा है? क्योंकि मैं यहाँ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मान रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ले ली। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन सिर्फ, और कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड तो वैसा ही है ना। यहाँ सिर्फ नीचे दिखा रहे हैं क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेके चल रहे हैं इसलिए। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे एक ऐसा डिस्टेंस जरूर आएगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, एक ऐसा डिस्टेंस रिंग से जरूर होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। वो डिस्टेंस क्या है? उस डिस्टेंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। उस डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए मैं E का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा dE/dx और जीरो डालना पड़ेगा। इसको जब आप जीरो डालोगे, तो मैं तो फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं। तो आपको पता है वो डिस्टेंस क्या आएगा? वो आएगा x = r/√2, यानी कि रेडियस, r रेडियस था, रेडियस/√2। इस डिस्टेंस पे दोनों साइड, यहाँ पे x = -r/√2, इस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलती है। ये आया यहां से, सॉल्व करके आता है यहां से, हम सॉल्व नहीं कर रहे, हम इसको सॉल्व करके कर सकते हैं, बट अभी हमें तो याद रखनी है ना, इतना सारा तो सॉल्व करेंगे नहीं एग्जाम में, हमें ये याद रखना है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करूं, एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो डाल दूं, तो मुझे मैक्सिमम मिल जाएगा। ऐसी तो मैक्सिमम मिनिमा निकालते थे, वहां से ये डिस्टेंस आएगा। कहने का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बढ़ती जा रही है, एक डिस्टेंस आ रहा है, मैक्सिमम हो गई फिर घटती जाएगी। तो पहले बढ़ी, मैक्सिमम हो गई, फिर घट गई, इंफिनिटी पे फिर जीरो हो जाएगी। ऐसी इस साइड पहले बढ़ी, है ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी और फिर जीरो चली गई। तो ये ग्राफ आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम r/√2 पे होती है, दोनों साइड आप देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ -r/√2 लिखा है क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन देख रहे हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पूरी रिंग की वजह से देख ली। अब हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेक्टर ऑफ रिंग, या फिर हम सेगमेंट ऑफ रिंग लेते हैं, जिसको हम आर्क कह सकते हैं, आर्क ऑफ आर रिंग। अब हम रिंग के आर्क से देखते हैं। आर्क ऑफ अ रिंग का मतलब क्या है? अब कंप्लीट रिंग नहीं है, अब पूरी रिंग नहीं है, हम सेंटर पे देख रहे हैं, बट एक्सिस पे नहीं देख रहे, अब सेंटर पे देख रहे हैं, पर एक रिंग के हिस्से से देख रहे हैं। मान लो ये पूरी रिंग थी, रिंग का सिर्फ हमने एक आर्क ले लिया, ये पूरी रिंग थी, उसका सिर्फ एक हिस्सा ले लिया, दिस इज द आर्क ऑफ अ रिंग, है ना, ये रिंग की आर्क कहलाती है। और मान ले तो मैं ये, इस रिंग का अगर हम सेंटर देखें, यहाँ कहीं है, ठीक है ना, इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा,
तो हमने मान लिया ये पॉइंट O है, हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, मान लेता हूं ये कैसे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे मैंने जो चार्ज कंसीडर कर लिया ये पॉजिटिव कर लिया, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अवे जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल अवे जाएगी। थोड़ा सा डायग्राम और अच्छे से बनाता हूं, थोड़ा सीधा नहीं बना, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया डायग्राम, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। ये ऐसे है ना, और मान लेते हैं इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है और इसका कहीं सेंटर है यहाँ पे, है ना, हम इसके कहीं सेंटर पे डिस्कस कर रहे हैं। मान लेते हैं ये रिंग का सिर्फ एक आर्क है, आर्क जानते हो, रिंग का एक छोटा सा हिस्सा, पूरी रिंग नहीं है, रिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, इसकी चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। और मैंने मान लिया ये एंगल आपको दिया है थीटा, ठीक है ना, ये एंगल दिया है आपको, टोटल एंगल दिया है थीटा। तो ऐसे में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, मान लो यहां निकाल रहे हैं, ये इसका रेडियस है, इसका कुछ रेडियस भी होगा, लेट अस से r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे डाउनवर्ड होगी, अवे होगी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नीचे की तरफ होगी। इसका मैग्नीट्यूड आर्क पे डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी आर्क ले रहे हो, और इसका फॉर्मूला है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r और साइन थीटा बाय 2। ये याद रखना, ये फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है, पढ़ना मत डेरिवेशन में, आप डायरेक्टली याद रखना। हाँ, अगर कोई कराता है तो आप सीख सकते हो, बट जरूरत नहीं होती, क्योंकि थोड़ा सा नीट में ये टॉपिक कम आता है, बट फिर भी हम लोग इसको एक बार पढ़ाते हैं, क्योंकि कंप्लीटली आउट ऑफ द सिलेबस भी नहीं है, कंप्लीटली इन भी नहीं है, ये लटकते हुए टॉपिक होते हैं जिनको हमें डिस्कस जरूर करना होता है, क्योंकि हम इसका रिस्क नहीं लेके जाते। तो याद रखना, इसका फॉर्मूला ही याद रख लो, इतना बहुत है, 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा बाय 2। मैं तो भाई अपने टाइम पे इसको ऐसे भी याद कर लेता था, मैं ऐसे याद रख लेता था k लैम्डा और इस 2 को डिवाइड कर देता था r बाय 2 और साइन थीटा बाय 2, ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे आपको याद हो जाए, जैसे आपको याद हो जाए वैसे कर लो, ठीक है ना। वो बेसिकली मैंने इस r के नीचे ले आया, 2 को ऊपर ले जा सकता हूँ जब चाहूँ, ठीक है ना, मैं ऐसे भी याद रख कर लेता था। लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, थीटा इसका ये टोटल वाला एंगल, यानी कि आपसे बोलूं मैं सेमी सर्कुलर रिंग होगी तो फॉर सेमी सर्कुलर रिंग आपसे पूछ सकता हूं मैं, सेमी सर्कुलर रिंग, अगर ये रिंग मेरी कैसे हो सेमी सर्कुलर, तो उसके लिए थीटा कितना होगा, पाई, यानी कि 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर सेमी सर्कुलर रिंग हुई, ऐसे आधी रिंग हुई, तो कितना एंगल बनाएगी आप जानते हो ना, फिर ये कितना एंगल बनेगा, यहाँ पे मेरा थीटा पाई हो जाएगा, है ना। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ऑब्वियसली इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, है ना, k पता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखा जा रहा है, और साइन 90 डिग्री हो गया, साइन पाई बाय 2, यानी कि ये सिंपली 2k लैम्डा बाय r हो गया, ये सिंपली 2k लैम्डा बाय r हो गया। सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। ओके, ये समझ में आ रहा होगा, आई थिंक ये चीज क्लियर हो रही होगी आप लोगों को, ये ऐसे हम 2k लैम्डा बाय r इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्वार्टर लें, क्वार्टर रिंग लेंगे तो इसको हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ साइन पाई बाय 4 हो जाएगा, यानी कि 1/√2 आ जाएगा, आप ऐसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारे रिंग का, आप इसका देख सकते हैं, क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ इतना इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस इतना, कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग एट दिस पॉइंट। यानी कि ये एक्सिस वाला एक क्वेश्चन है कि एक रिंग है और इससे किसी x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। रिंग का जो टोटल चार्ज है वो हम लोगों को दे दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4 × 10⁻⁹ कूलम है ना। और हम लोगों को क्या दे दिया है, यहाँ पे रेडियस, इसका जो हमें रेडियस दिया है वो 0.3 मीटर दिया है, जो इस रिंग का रेडियस दिया है वो 0.3 मीटर दिया है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग एट डिस्टेंस 0.4 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 0.4 मीटर दी गई है। यहाँ पे 0.4 मीटर डिस्टेंस पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला पता है, यहाँ पे क्या होता है, KQX डिवाइडेड बाय कितना होता है, R3, है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं k की जगह 9 × 10⁹, चार्ज की जगह कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे चार्ज बताओ कितना है, चार्ज है 4 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁹, x यानी कि ये डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये x डिस्टेंस कितना दिया गया है, 0.4 मीटर दिया गया है ना, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रिंग, यानी कि ये हो गया मेरा 0.4, ठीक है ना। और नीचे r, r का मतलब होता है ये डिस्टेंस हो गया ना r,
बेटा देखो ये 0.3 है और ये डिस्टेंस कितना है बोलो, 0.4 मीटर है। ये डिस्टेंस कितना है, 0.4 मीटर। 3 और 4 अगर ये ट्राइंगल में आपको नजर आते हैं तो तीसरी साइड 5 आती है, तो डेफिनेटली ये 0.5 मीटर होगा या नहीं, ठीक है ना। तीसरी साइड आपकी 0.5 मीटर होगी या नहीं होगी ना, तो यानी कि नीचे आ जाएगा 0.5 का होल क्यूब, ठीक है, 0.5 का होल क्यूब। अगर सेंटर पे भी पूछ रहे हैं तो सेंटर पे तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होती है, ठीक है ना, सेंटर पे 0 होती है। तो यहां से तो एक ही ऑप्शन सही है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, और तो किसी ऑप्शन में सेंटर पे 0 है नहीं, और यहां पे 0 होगी नहीं, यहां पे 0 होगी नहीं, यानी कि यही ऑप्शन सही है। आप इसको कैलकुलेट करो, आपका अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आएगा 115.2। और अगर आप ध्यान से देखोगे सेंटर पे क्या होगी 0, इसने दो जगह पूछी है, सेंटर पे भी पूछी है और 0.4 मीटर पे भी पूछी है, यहां भी पूछी है और सेंटर पे पूछी है। सेंटर पे तो 0 ही होती है, ये तो इसने आसान कर दिया ना हमारे लिए। मतलब मैं बिना कैलकुलेशन के भी देख सकता था, एक ही ऑप्शन है जहां सेंटर पे 0 है, दूसरा ऑप्शन ये है जहां सेंटर पे 0 है, बट एक्सिस पे तो 0 नहीं होगी, इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो सेंटर पे 0 और यहां पे ये सिंपल, ठीक है। सो आज हम फ्लक्स स्टार्ट नहीं करते, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आज के लिए, हम फ्लक्स नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, गॉस लॉ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगली क्लास में आपके सामने आने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर भी, ठीक है ना। सो अभी तक हमने जो 4 लेक्चर किए मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आए हैं। आज के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे जरूर नजर डाल लें, जो आज के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको जरूर देख लें। 10 अल्फा 10 थीटा बाई 2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने टोटल निकालना सीखा, ये ग्राफ हमने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, इसका फॉर्मूला याद रखना है भाई। 2 का एक फैक्टर है जो आप देख सकते हो, है ना, यहां आपको नजर आएगा। ये सारी डेरिवेशन के साथ मैंने चीजें कराई हैं, तो आज का लेक्चर काफी लोडेड है बेटा, शुरू से लेके लास्ट तक आप देखोगे काफी सारी चीजें हमने एक ही लेक्चर में आज कवर अप की हैं। सो होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए डीपीपी में आपको सजेस्ट करूंगा, आप डीपीपी अटेम्प्ट जरूर करें, जो भी डीपीपी है, और मॉड्यूल से पहले डीपीपी करनी है मेरे हिसाब से, पहले मॉड्यूल कर लोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप वही कर लोगे। डीपी मॉड्यूल से एक्सरसाइज नंबर 1 आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि भैया आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगले सेशन में मुलाकात होगी दोबारा से इस नीट के हम सफर के साथ, तब तक ले टेक केयर, अलविदा, बाय बाय, सी यू सून, बाय एवरीवन।